पुस्तक 13 अध्याय 11 हो इस तीरंदाजी। जी निंग उस किताबों की अलमारी की ओर चला गया जिसमें सिर्फ तलवारबाजी की नियमावलियां रखी थीं और ध्यान से बाकी नियमावलियों को पलटने लगा। अपना फैसला पक्का करने के बाद उसने हेवनरेकर का संक्षिप्त संस्करण उठाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं इसे चुनता हूँ, हेवनरेकर, निंग ने कहा। अपने हाथों में हेवनरेकर तलवारों के साथ वह निश्चित रूप से हेवनरेकर का चयन करेगा। ठीक है, सिल्वमून ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। उसके हाथों में मोटी मोटी किताबों की एक श्रृंखला उभर आई। ये हेवनरेकर तकनीक का पूर्ण रूप था जिसे डाउफादर हेवनरेक ने रचा था। किताबों को स्वीकार करते ही निंग की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने उन्हें खोला, वह खुद को उनकी विषय वस्तु में खो जाने से नहीं रोक सका। निंग को हिलने डुलने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, इसलिए वह वहीं दिव्यता महल की 9वीं मंजिल पर बैठ गया और इस तलवार कला का विश्लेषण करने लगा। गर्मियां चली गईं, सर्दियां आ गईं। पूरा 1 साल बीत गया। पिछले साल निंग तुरंत 3 लोगों के महल में नहीं गया। आखिरकार ऐसा तो नहीं था कि महल भाग जाएगा। इस साल निंग ने 9वें गोलेम को 3 बार और हराया और हेवनरेकर के साथ साथ 2 और तलवार कला नियमावलियां हासिल की। ये सभी दाउफादर्स द्वारा बनाई गई थीं और तीनों लोगों की सबसे उत्कृष्ट तलवार कलाओं में से कुछ थीं। निंग ने तकनीकों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया और उनसे काफी कुछ सीखा। उसने हेवनरेकर की लगातार 13 तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली। 3 लोगों के महल में जाने का समय हो गया है। रात हो चुकी थी, लेकिन निंग अपनी अमर संपत्ति से निकल पड़ा। पिछले 1 साल में उसने अपनी 3 पैरों वाली तलवार को और निखारा था और स्वर्गरक्षक के बारे में उसकी समझ का स्तर पहले ही बहुत ऊंचा पहुंच चुका था। उसके लिए कम समय में बहुत ज्यादा सुधार करना मुश्किल था, इसलिए उसने 3 लोगों के महल जाने का फैसला किया। 3 रियल्म्स पैलेस एक साधारण इमारत थी जो सिर्फ 10 मीटर ऊंची थी, लेकिन यह माउंट इनहॉट में सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक थी। माउंट इनहॉट के साधारण शिष्य कभी कभी कुलपति सुभूति के ताओवादी मठ में प्रवेश कर सकते थे और उन्हें ताओ पर व्याख्यान देते हुए सुन सकते थे, लेकिन उन्हें त्रिलोक महल में प्रवेश करने का अवसर कभी नहीं मिलता था। त्रिलोक महल में प्रवेश पाने वाला लगभग हर व्यक्ति त्रिलोक का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति था। खर्राटे लो। 1 बजती हुई खर्राटों की आवाज गूंज रही थी, कभी ऊंची, कभी धीमी। इस महल के बाहर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। उसका पंखा उसकी छाती पर पड़ा था और वह सो रहा था। जब निंग पहली बार माउंट इनहॉट पहुंचा था तो उसने इस बूढ़े आदमी को सोते हुए देखा था। 30 साल हो गए थे, लेकिन निंग ने उसे कभी जागते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो ये बूढ़ा आदमी 10,000 साल तक सोता रहेगा। दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई निंग पास आया, फिर आदरपूर्वक पुकारा। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद निंग को अब इस दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के बारे में पता चला। जैसा कि लॉर्ड जियांग ने कहा था, गुरु ने जितने भी शिष्य स्वीकार किए हैं उनमें से उनके सच्चे उत्तराधिकारी हमारे दूसरे वरिष्ठ शिष्य भाई हैं। दूसरे वरिष्ठ शिष्य भाई ताओ और बौद्ध धर्म दोनों में प्रशिक्षण लेते हैं और सभी तकनीकों के पारंगत हैं। वे अकेले ऐसे हैं जिन्होंने गुरु की सबसे बड़ी दिव्य क्षमता 3 लोगों का स्वप्न सीखी है। मैंने एक बार गुरु से ये दिव्य क्षमता सिखाने के लिए कहा था, लेकिन गुरु ने कहा कि मैं इसे नहीं सीख सकता। उनके शिष्यों में से केवल दूसरे वरिष्ठ शिष्य भाई ही इसे सीख पाए। सिल्वमून ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इस बात से धोखा मत खाओ कि दूसरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हमेशा सोता रहता है। वास्तव में उसके अवतार तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं और अनगिनत विरासतें पीछे छोड़ते रहते हैं। तीनों लोकों में ऐसे बहुत कम रहस्य हैं जो दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को धोखा दे सकें। मेरे विचार से गुरु के संरक्षण में सबसे बड़ा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सबसे शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन दूसरा सबसे शक्तिशाली निश्चित रूप से दूसरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ही है। कुलपिता सुभूति ने भी उनकी प्रशंसा की थी। आपके दूसरे वरिष्ठ शिष्य भाई ने अनगिनत अच्छे कर्म किए हैं और लगभग अनंत मात्रा में कर्म पुण्य संचित किया है। वह सचमुच भलाई करना चाहते हैं और आदिकाल से ही ऐसे रहे हैं। उनका कर्म भाग्य पहले ही अत्यंत अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुका है। बौद्ध और ताओवादी दोनों ने ही उन्हें कई बार अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कुलपिता सुभूति को भी अपने दूसरे शिष्य का उल्लेख करते हुए गर्व महसूस हुआ। स्पष्टतः वे उससे बहुत संतुष्ट थे। अपने दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के बारे में अधिक जानने के बाद निंग को भी अत्यधिक प्रशंसा महसूस हुई। 3 लोगों के स्वप्न के कारण निंग के दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के अवतार ने लगभग सभी छोटे लोकों का भ्रमण किया था और अनगिनत स्थानों पर अपनी विरासत छोड़ी थी। इस प्रकार उसका नाम अत्यंत प्रसिद्ध था। निंग की अपनी पृथ्वी लोक में भी उसके दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की प्रतिष्ठा गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। दूसरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई क्रेजी जी, निंग ने पुकारा। यह व्यक्ति जी गोंग उर्फ दाओ जी उर्फ ली शियुआन है। वह एक विलक्षण भिक्षु थे जो 800 जोड़ साल पहले रहते थे। वे अत्यंत दयालु होने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास जादुई शक्तियां प्रतीत होती थीं, लेकिन मांस खाने और मदिरा पीने के कारण वे बौद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए जीवन जीते थे। वे चीन में एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध अर्ध पौराणिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में सभी ने सुना है। https://n.wikipedia.org/wiki/g_gong. मेरा नाम कौन पुकार रहा है? दुबले पतले झपकी लेते बूढ़े ने अपना नाम रगड़ा, फिर सुस्ती से आंखें खोलीं, मानो अभी भी आधी नींद में हूँ। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओह, तुम वही शिष्य हो जिसे गुरु ने अभी अभी अपने साथ लिया है। ग्रैंड जिया दुनिया की जी निंग।
बस ऐसे ही, निंग ने तुरंत कहा। पुराने कुलपति के अधीन आने वाले व्यक्तियों में सबसे बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की शक्ति अथाह थी और बिना किसी प्रश्न के वह नंबर 1 व्यक्ति थे। दूसरे वरिष्ठ शिष्य भाई की ख्याति त्रिलोक में प्रसिद्ध थी और उन्होंने अपार कर्म पुण्य अर्जित किए थे और उनका कर्म भाग्य भी अद्भुत था। बौद्ध और ताओवादी दोनों ही उन्हें अपने पंथ में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह अकेले ही त्रिलोक में विचरण करते रहे, अनगिनत पुण्य कर्म करते रहे, लेकिन न तो ताओ पिताओं के नियंत्रण में और न ही भगवान बुद्ध के। गुरु ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम आओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। जुड़ने के सिर्फ 30 साल बाद तुम मेरे त्रिलोक महल में आ ही गए। क्रेजी जी ने उस फटे हुए पंखे को हाथ में थामकर थोड़ा सा सिर हिलाया। तो फिर अंदर जाओ। तुम अंदर मौजूद दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं में से अपनी इच्छानुसार चुन सकते हो, लेकिन दाव को यूं ही नहीं सिखाया जा सकता। इन्हें सीखने के लिए तुम्हें कुछ आसान परीक्षाएं पास करनी होंगी। मैं समझ गया, निंग ने कहा। देवत्व महल में चुनी गई तलवारबाजी की हर पुस्तिका हासिल करने के लिए उसे भी कुछ परीक्षाएं पास करनी पड़ी थीं। क्रेजी जी ने निंग को महल में प्रवेश करते देखा। उसकी आधी सोई आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये छोटा शिष्य भाई, इसका हृदय शुद्ध और निष्कलंक है और यह कर्म पुण्य से घिरा हुआ है, और इसका वह तलवार सा हृदय, ओहो, ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन गुरु ने इसे शिष्य क्यों चुना है? क्रेजी जी अन्य किसी की अपेक्षा कुलपति सुभूति को अधिक समझते थे तथा उन्होंने कुलपति सुभूति की क्षमताओं के बारे में भी अन्य किसी से अधिक जानकारी प्राप्त की थी। जब कुलपिता सुभूति किसी शिष्य का चयन करते थे तो उनके पास हमेशा कोई न कोई कारण होता था। वे किसी को यूं ही नहीं चुन लेते थे। शायद शिष्य के पास अद्भुत कर्म भाग्य था, शायद शिष्य के पास कोई असाधारण विरासत थी, शायद शिष्य की समझ का स्तर अलौकिक था। हमेशा कुछ न कुछ तो होता ही था। लेकिन लगता है ये जूनियर प्रशिक्षु भाई किसी भी सामान्य मानदंड पर खरा नहीं उतरता। क्या हो सकता है कि उसके बारे में कोई बहुत बड़ा राज हो? क्रेजी जी मुस्कुराए, फिर अंदर चले गए। वह देखने जा रहे थे कि निंग क्या चुनेगी। इमारत में घुसते ही निंग ने वहां 3 मेजें बिखरी देखीं। इन सभी मेजों पर तरह तरह की संक्षिप्त पुस्तकें बेतरतीब ढंग से रखी हुई थीं। कुल मिलाकर वहां केवल 19 पुस्तकें थीं। दिव्य शक्तियां थीं, रचनाएं थीं, गुप्त कलाएं थीं, पूरी मशाल ड्रैगन की आंख। निंग ने तुरंत उसे उठा लिया। ड्रैंजिया की दुनिया में निंग ने इस तकनीक का केवल पहला भाग ही सीखा था, इसलिए 3 देवत्व महल के पास इसका पूरा संस्करण था। उसने संक्षिप्त संस्करण खोला। पहले पन्ने पर एक साधारण सा प्रयोग लिखा था, जाओ और माउंट इनहॉट के पहाड़ी रास्तों को साफ करो और तुम ये तकनीक सीख सकते हो। लेकिन निंग अवाक रह गया। ये परीक्षण कैसे हो सकता है? और ये तो दिव्यता महल के पहले तल पर मौजूद तकनीकों जैसा ही है। एक सर्वोच्च दिव्य क्षमता जो तीनों लोगों में शीर्ष में शुमार हो सकती है। क्या उसे इतनी आसानी से सीखा जा सकता है? सिर्फ पहाड़ी रास्तों की सफाई करके? इसमें आधा दिन भी नहीं लगेगा। गुरुदेव ने ही इस त्रिलोक महल में ये दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं एकत्रित की थीं। क्रेजी जी ने मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों को ये सब सिखाने के लिए ऐसा किया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परीक्षाओं को बहुत कठिन नहीं बनाया होगा, लेकिन ये तो अभी भी बहुत आसान है। यहाँ तक कि दिव्यता महल की 7वीं और 8वीं मंजिल के लिए भी परीक्षाएं इससे कहीं ज्यादा कठिन हैं। निंग ने कहा, ये सच है कि इस मशाल ड्रैगन की आंख का परीक्षण थोड़ा ज्यादा आसान है। क्रेजी जी ने सहमति जताई। हालांकि मशाल ड्रैगन तो बहुत पहले ही मर चुका था। उसके मरने के बाद कई देव पिताओं ने ये दिव्य क्षमता हासिल कर ली थी। यही पहला कारण है कि यह परीक्षण इतना आसान है। दूसरा कारण ये है कि मशाल ड्रैगन की आंख मशाल ड्रैगन जैसे दुष्ट देवताओं के प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। जहाँ तक दूसरे जीवों की बात है, आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो मशाल ड्रैगन की आंख में मशाल ड्रैगन जितनी शक्ति प्राप्त कर सके। निंग को अब सब समझ आ गया। ये तकनीक न सिर्फ प्रशिक्षण के लिए कठिन थी, बल्कि विभिन्न दावफादर्स के बीच काफी आम भी थी। इसलिए परीक्षण को सरल बना दिया गया। ये सभी परीक्षाओं में सबसे आसान है, क्रेजी जी ने कहा। छोटे प्रशिक्षु भाई, बाकी परीक्षाओं को ध्यान से देखते रहो। यहाँ कुछ तकनीकें सचमुच सर्वोच्च हैं और वास्तव में कुछ ऐसी हैं जो त्रिलोक में अद्वितीय हैं और कहीं नहीं मिलती। निंग ने तुरंत दूसरों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। जल्द ही अचानक उसका ध्यान एक और मैनुअल पर गया। मैनुअल के ऊपर लिखे शब्दों ने निंग की पुतलियां सिकोड़ दी। ये शब्द थे होवई की तीरंदाजी। होवई जैसा कि बहुत पहले बताया गया था, होवई एक पौराणिक चीनी तीरंदाज और एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध देवता है। चीनी किंवदंती के अनुसार बहुत पहले 10 सूर्य थे जिन्होंने पृथ्वी को तपाया और लगभग सभी को मार डाला। होवई ने 9 सूर्यों को मार गिराया, केवल अंतिम को छोड़ दिया। उन्हें मानव जाति द्वारा एक नायक के रूप में सराहा गया था, लेकिन स्वर्ग द्वारा दंडित किया गया था क्योंकि सूर्य एक शक्तिशाली भगवान के पुत्र थे और बाद में उन्हें स्वर्ग से निर्वासित कर दिया गया था। वह चांग ई के पति भी थे जो बाद में चंद्रमा की देवी बन गईं। https://n.wikipedia.org/wiki/hui/. निंग ने स्वाभाविक रूप से इस प्रमुख शक्ति के बारे में पहले सुना था। उसने तुरंत होवई की तीरंदाजी की प्रति उठाई और उसे पलटना शुरू कर दिया। इस तकनीक का नाम तो बहुत साधारण था, लेकिन होवई की तीरंदाजी वाकई एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमता थी। दरअसल ये मशाल ड्रैगन की आंख से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जब से पंगु ने ब्रह्मांड की स्थापना की है,
तब से ये दिव्य क्षमता हमेशा शीर्ष 10 में रही है। क्रेजी जी ने कहा, इसे सच्चे देवता होवी ने बनाया था, जिन्होंने इसका उपयोग आदिम जगत में विचरण और प्रभुत्व के लिए किया था। हालांकि इसे प्राप्त करने की परीक्षा भी यहाँ त्रिलोक महल में सबसे कठिन परीक्षा है। गुरु के पास वास्तव में होवी की मुख्य दिव्य क्षमता है। निंग चकित रह गया। ये शीर्ष 10वें स्थान पर था। इसका मतलब था कि यह निंग के अपने स्टार सीजिंग हैंड के समान स्तर का था। कुलपिता सुभूति ने भी कभी इस स्तर की दिव्य क्षमता विकसित नहीं की थी। ये परीक्षा वाकई बहुत कठिन है। निंग ने इसे देखते ही भौहें चढ़ा दी। ये परीक्षा वाकई 3 लोगों के महल में हुई 19 परीक्षाओं में सबसे कठिन थी। फिर निंग ने संक्षिप्त पुस्तक की सामग्री देखी तो ये है होवेई की तीरंदाजी का सार। निंग तुरंत समझ गया। हालांकि होवेई की तीरंदाजी और स्टार सीजिंग हैंड दोनों ही तीनों लोगों की शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में शुमार थीं, लेकिन दोनों में बिल्कुल अंतर था। स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल हाथों को जादुई वस्तुओं से भी ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था। दूसरे चक्र तक हाथों की तुलना अमर श्रेणी के जादुई खजानों से की जा सकती थी। तीसरे चक्र तक वे शुद्ध यांग जादुई खजानों के बराबर हो जाते थे। स्टार सीजिंग हैंड की अपरिष्कृत शक्ति और सामर्थ्य अद्भुत थी, लेकिन होवेई की तीरंदाजी एक कौशल प्रकार की क्षमता थी। ये बिल्कुल विंडविंग इवेजन जैसा था, जिसमें कौशल और कुशलता की बात थी। इसके लिए आत्मज्ञान और धीमी समझ की आवश्यकता थी। हालांकि इसमें दैवीय शक्ति के उपयोग के कुछ चतुर तरीके शामिल थे। ये कौशल और तकनीक से ज्यादा जुड़ा था। यहाँ तक कि रिफाइनर भी होवेई की तीरंदाजी सीखने में सक्षम थे, बशर्ते वे इसके रहस्यों को समझ सकें। तारों को पकड़ने वाले हाथ में प्रशिक्षण लेना बहुत आसान है। मुझे बस पर्याप्त मात्रा में पंचतत्वों का सार प्राप्त करना है और मेरे हाथ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में मैं अपने हाथों से तारों को भी कुचल सकूंगा, निंग ने मन ही मन सोचा। लेकिन ये होवेई की तीरंदाजी, इसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। वे सचमुच पूरी तरह से अलग थे। नतीजतन होवी की तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेना बेहद मुश्किल था। आज तक होवी के अलावा जिसने इस दिव्य क्षमता से आदिम जगत पर अपना दबदबा बनाया था, ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं हुआ जो इस दिव्य क्षमता में पूरी तरह से निपुण हो पाया हो। इसे मत पढ़ो, क्रेजी जी ने सिर हिलाते हुए कहा। गुरु के कई शिष्यों ने इस तीरंदाजी तकनीक को चुना है, लेकिन ज्यादातर इसकी बुनियादी समझ ही हासिल कर पाए हैं। उनमें से कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जिस तक आदिम होवी कभी पहुंचे थे। पहले दूसरी तकनीकें देखो और भविष्य में जब तुम्हारे पास थोड़ा और खाली समय हो तो तुम होवी की तीरंदाजी सीखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद से बनी दिव्य क्षमताओं में ये साधारण तीरंदाजी तकनीक अभी भी शीर्ष 10 में शुमार थी। उसे इसे कभी न कभी तो सीखना ही था, लेकिन जाहिर है कोई जल्दी नहीं थी। निंग ने तुरंत बाकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी और अचानक एक और तकनीक ने उसकी आंखों में चमक ला दी। इस संक्षिप्त किताब के ऊपर लिखे शब्द थे 8-9 रहस्यमय कला। पुस्तक 13, अध्याय 12, 3 लोगों के महल के भीतर चुनाव। 8-9 रहस्यमय कला सच्चे ईश्वर स्तर से नीचे के लोगों के लिए तीनों लोकों में नंबर 1 दिव्य क्षमता है। संक्षिप्त संस्करण में वर्णों की इस पंक्ति ने तुरंत जी निंग का ध्यान आकर्षित किया। 3 लोकों में नंबर 1। निंग ने पहले कभी किसी को इतना साहसी होते नहीं सुना था कि कोई खास दिव्य क्षमता तीनों लोकों में नंबर 1 हो। ये दावा स्टार सीजिंग हैंड या होवेई की तीरंदाजी के बारे में भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस 8-9 रहस्यमय कला ने सचमुच खुद को तीनों लोकों में सच्चे ईश्वर के स्तर से नीचे वालों के लिए नंबर 1 दिव्य क्षमता घोषित करने का साहस किया। 8-9 रहस्यमय कला, जिसे 9 चक्र रहस्यमय कला या 72 रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। 72 रूपांतरण उस पौराणिक क्षमता का नाम है जिसे सन वुकोंग ने कुलपति सुभूति से सीखा था और जिसने उन्हें वह खलनायक बनाया जो वह थे। ये दिव्य क्षमता व्यक्ति को अपने फील्ड गॉड शरीर को पूरी तरह से और कुशलता से नियंत्रित करने की अनुमति देती है। इस कला में कौशल का एक बुनियादी स्तर व्यक्ति को दुनिया में किसी भी चीज में रूपांतरित होने की अनुमति देता है। यही कारण है कि इस दिव्य क्षमता को 72 रूपांतरण भी कहा जाता है। निंग समझ गया कि इसका मतलब यह नहीं था कि यह तकनीक सिर्फ 72 रूपांतरणों तक ही सीमित थी, बल्कि 72 शब्द 8-9 के मूल नाम का ही एक और रूप था। यह एक आलंकारिक संख्या थी। ये दिव्य क्षमता व्यक्ति के दिव्य शरीर को एक जादुई खजाने के समान, यहाँ तक कि एक अटूट वज्र के समान बना देती है। इसकी शक्ति के चरम पर उपयोगकर्ता शुद्ध यांग जादुई खजानों या यहाँ तक कि सर्वोच्च प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों को भी अपने शरीर से टकराने दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ चिंगारियां निकल सकती हैं, शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। पढ़ते हुए निंग की निगाहें गर्म हो गईं। शुद्ध यांग के जादुई खजाने और प्रोटोकॉस्मिक जादुई खजाने भी बस कुछ चिंगारियां ही उड़ा पाएंगे। ये तो पागलपन था। ये दिव्य क्षमता शरीर पर अत्यधिक दबाव डालती है, इसलिए केवल फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर ही इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रथम चक्र में प्रशिक्षण लेने से पहले आपको फेंट गॉड के रूप में कम से कम आदिम स्तर तक पहुंचना होगा। प्राथमिक स्तर पर आप पहले, दूसरे और तीसरे चक्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। शून्य स्तर पर आप चौथे, 5वें और 6ठे चक्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। एम्पायरियन गॉड स्तर पर आप 7वें, 8वें और 9वें चक्र में प्रशिक्षण लेते हैं। एक बार तीसरे चक्र पर महारत हासिल हो जाए तो शरीर अमर श्रेणी के जादुई खजाने के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कि साधारण दिव्य अमर प्राणियों के लिए भी आपको घायल करना मुश्किल होगा।
एक बार छठे चक्र में महारत हासिल हो जाए तो शरीर शुद्ध यान जादुई खजाने के बराबर हो जाएगा। इस पर भरोसा करके व्यक्ति तीनों लोकों में सचमुच प्रसिद्ध हो सकता है। एक बार जब 9वें चक्र में महारत हासिल हो जाती है तो शरीर शुद्ध यान के सर्वोच्च जादुई खजानों के बराबर होगा, एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर। उस बिंदु पर इसे वास्तव में एक अटूट वज्र कहा जा सकता है और कोई भी वास्तव में बिना किसी डर के तीनों लोकों में विचरण कर सकता है। प्रमुख शक्तियों के अलावा कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक कि प्रमुख शक्तियों को भी आपके वज्र समान शरीर को तोड़ने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। मैनुअल में दिए गए विवरण को पढ़कर निंग उत्साह से हाँफने लगा। ये बहुत ही भयानक था। मानव निर्मित जादुई खजानों को नश्वर श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, अमर श्रेणी और शुद्ध यांग श्रेणी में विभाजित किया गया था, जिसमें शुद्ध यांग श्रेणी की सीमा थी। शुद्ध यांग श्रेणी के जादुई खजानों के ऊपर प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने थे। प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने प्राकृतिक ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हुए थे। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं था कि सभी प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने सभी शुद्ध यांग जादुई खजानों से श्रेष्ठ थे। आखिरकार मानव निर्मित शुद्ध यांग जादुई खजानों में भी ऐसे खजाने थे जिनमें सचमुच अद्भुत शक्ति थी। वास्तव में कुछ खजाने कई प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों के निकाले गए सार को मिलाकर बनाए गए थे, जैसे कि स्टार सीजिंग मैनर, जिसके निर्माण में कई प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों की भी श्रेणियां थीं। उन्हें निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में भी विभाजित किया गया था। सर्वोच्च शुद्ध यांग खजाने आमतौर पर मध्यम श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर थे। निंग आश्चर्य से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। प्राचीन ब्रह्मांडीय खजाने, अपने शरीर को प्राचीन ब्रह्मांडीय आत्मिक खजाने के बराबर बनाना। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी के शरीर को वज्र की तरह अटूट कहा जा सकता है, और यही कारण है कि तीनों लोकों की प्रमुख शक्तियों को भी इस दिव्य क्षमता को भेदने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फुफ, निंग लगातार पन्ने पलटता और पढ़ता रहा। ये दिव्य क्षमता बौद्ध धर्म और ताओवाद दोनों के आध्यात्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी, जो एक दिव्य शरीर का निर्माण करना चाहते थे जो महान देवता पंगु के शरीर के समान हो। बौद्ध धर्म और ताओवाद के आध्यात्मिक नेताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार इस रहस्यमय कला में कुल 12 चक्र होने चाहिए। पहले 3 आदिम स्तर के लिए थे, अगले 3 शून्य स्तर के लिए थे और 7वें से 9वें चक्र एम्पायरियन देवता स्तर के लिए थे, जबकि सच्चे देवता 10वें से 12वें चक्रों में प्रशिक्षण लेते थे। 3 लोगों के सच्चे देवताओं को इस दिव्य क्षमता का उपयोग करते समय सैद्धांतिक रूप से पंगु के तुल्य दिव्य शरीर प्राप्त करने चाहिए थे। दुर्भाग्य से, हालांकि उनकी भविष्यवाणियां आदर्शवादी थीं, इस तकनीक पर अनगिनत प्रयास और समय लगाने के बावजूद वे 9वें चक्र के बाद कुछ भी नहीं कर पाए, और इसलिए इस दिव्य क्षमता में केवल 9 चक्र हैं। पुस्तक में दिए गए विवरण को देखकर निंग एक बार फिर आश्चर्य से आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। तो 72 रूपांतरणों का इतिहास कितना शानदार रहा होगा। इसे बौद्ध धर्म और ताओवाद के आध्यात्मिक नेताओं ने मिलकर विकसित किया था। पंगु, वही पंगु जिसने ब्रह्मांड की स्थापना की। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। अगर कोई दिव्य क्षमता का उपयोग करके अपने शरीर को पंगु के स्तर तक मजबूत कर सके तो ये पूरी तरह से पागलपन होगा। हालांकि त्रिलोक के सबसे महान विशेषज्ञ भी इनमें से केवल 9 चक्र ही विकसित कर पाए हैं। हम इसे वास्तव में त्रिलोक में सच्चे ईश्वर के स्तर से नीचे के लोगों के लिए नंबर 1 दिव्य क्षमता कहा जा सकता है। निंग खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। विवरण पढ़ने के बाद निंग ने देखा कि 72 परिवर्तन उसके अपने स्टारसाइजिंग हैंड के काफी समान था। स्टारसीजिंग हैंड के दूसरे चक्र ने व्यक्ति के हाथों को अमर श्रेणी के जादुई खजानों के बराबर बना दिया। तीसरा चक्र शुद्ध यांग जादू खजाने, चौथा चक्र सर्वोच्च शुद्ध यांग जादू खजाने या मध्यम श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने, 5वां चक्र सर्वोच्च प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना, छठा चक्र ये हाथों की एक जोड़ी को आसानी से तारों को पकड़ने और कुचलने की अनुमति देता था। कोई सचमुच अपने नंगे हाथों से पूरी दुनिया का विनाश कर सकता था। जहां तक तीनों लोगों की प्रमुख शक्तियों का सवाल है, ताओवादी थरीलाइव्स के इतने प्रसिद्ध और शक्तिशाली होने का कारण केवल यही था कि वह अपने तारा ग्रहण करने वाले हाथ के छठे चक्र को विकसित करने में कामयाब रहा था। तभी वह उस महासंकट के दौरान इतने सारे दैत्यदेव दाओफादर्स को मार सका था। मेरा स्टारसाइजिंग हैंड सिर्फ एक जोड़ी हाथों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि 72 रूपांतरण पूरे शरीर को प्रशिक्षित करता है। निंग को एहसास हुआ कि क्या अंतर था, क्योंकि 72 रूपांतरण केवल एम्पायरियन भगवान स्तर के लिए डिजाइन किया गया था। इसे केवल सच्चे भगवान स्तर से नीचे के लोगों के लिए 3 लोकों में नंबर 1 दिव्य क्षमता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि स्टारसीजिंग हैंड का एक स्तर सच्चे देवताओं के लिए था। इस प्रकार इसे तीनों लोकों की शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में से एक कहा जा सकता है। इस 8-9 रहस्यमय कला पुस्तक को पढ़ने के बाद निंग ने इसे एक तरफ रख दिया और अन्य पुस्तकों को पलटना शुरू कर दिया। जिंगटियन की विश्व विनाशक कुल्हाड़ी 2। जिंगटियन चीनी पौराणिक कथाओं के प्रारंभिक देवताओं में से एक हैं। चीनी जाति के महान पूर्वज पीले सम्राट ने उनका सिर काट दिया था, लेकिन वे जीवित रहे और कुल्हाड़ी और ढाल से लड़ते रहे। अपने स्तनों को आंखों में और अपनी नाभि को मुंह में बदल लिया। सचमुच यह एक कुल्हाड़ी तकनीक थी जिसे स्वर्ग के दंडक जिंगटियन नामक त्रिलोक की प्रमुख शक्तियों में से एक ने विकसित किया था। हालांकि इसे एक दिव्य क्षमता माना गया, क्योंकि होवी की तीरंदाजी की तरह इसमें भी दिव्य शक्ति के प्रयोग के गहन और रहस्यमय तरीके शामिल थे।
दैवीय शक्ति के प्रयोग का ये जटिल तरीका जब कुल्हाड़ी तकनीक के साथ मिलाया जाता तो जिंगटियन की विश्व विनाशक कुल्हाड़ी की असली शक्ति उत्पन्न करता। इस दिव्य क्षमता को 3 लोगों में शीर्ष 100 में से एक माना गया। वैरोकाना गार्जियन हेलो, ये बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु भगवान बुद्ध द्वारा विकसित एक सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी और सच्चे ईश्वर के स्तर पर ये 72 रूपांतरणों से भी थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि 72 रूपांतरणों के लिए बड़ी मात्रा में जादुई कलाकृतियों की आवश्यकता थी और इसलिए 9वें चक्र तक 72 रूपांतरणों में प्रशिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। हालांकि उसी स्तर पर ये वैरोचना संरक्षक प्रभामंडल शक्ति में थोड़ा कमजोर था, लेकिन इसके लिए उतने जादुई खजानों की आवश्यकता नहीं थी। बस इसे समझने और इसमें महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। थंडर गॉड की आंख, इस दिव्य क्षमता ने निंग का भी ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग ने पहले दिव्य वज्र नेत्र का प्रशिक्षण लिया था, जो वज्रदेव के नेत्र का एक सरलीकृत संस्करण था। वज्रदेव के नेत्र में प्रशिक्षण लेने के बाद जब उपयोगकर्ता इस नेत्र को खोलता था तो इसका उपयोग पाताल लोक के भूतों को भी देखने के लिए किया जा सकता था। इस दिव्य नेत्र की दृष्टि से कुछ भी नहीं बच सकता था और जब इसे अत्यंत उच्च स्तर तक साधा जाता था तो व्यक्ति बैंगनी आकाश की दिव्य बिजली को प्रकट कर सकता था। अटूट वज्र सदृश शरीर वाला व्यक्ति भी इस दिव्य बिजली के प्रहार को झेलने का साहस नहीं कर सकता था, लेकिन निश्चित रूप से अन्य सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं की तरह बैंगनी आकाश की दिव्य बिजली को मुक्त करने के लिए इस क्षमता का प्रशिक्षण लेना बहुत कठिन था। बुद्ध हथेली के भीतर का क्षेत्र, ये बौद्ध धर्म की एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता थी जिसका अभ्यास सच्चे ईश्वर के स्तर तक किया जा सकता था। यदि कोई इसमें निपुण हो जाए तो उसकी हथेली पर एक संपूर्ण महालोक समा सकता था। जब कोई अपनी हथेली से प्रहार करता तो वह एक महालोक की संपूर्ण शक्ति से प्रहार करता। यदि कोई शत्रु इस विशाल ताड़ के ऊपर उतर जाए तो चाहे वह बहुत देर तक उड़ता रहे फिर भी उसे इस ताड़ के ऊपर से उड़ना मुश्किल होगा। 3. ये पश्चिम की यात्रा और सुन वुकोंग का एक और संदर्भ है। भगवान बुद्ध से युद्ध करते समय सुन वुकोंग और बुद्ध के बीच एक शर्त लगी जिसमें बुद्ध ने उससे कहा कि सुन वुकोंग उनकी पहले से ही विशाल दिखने वाली ताड़ के पेड़ से एक ही छलांग में बाहर नहीं निकल पाएगा। एक ही छलांग में 108,000 किलोमीटर की छलांग लगाने में सक्षम सुन वुकोंग ने शर्त स्वीकार कर ली और हार गया। फिर बुद्ध ने अपने विशाल हाथ को एक पर्वत में बदल दिया जिससे सुन वुकोंग उसके नीचे तब तक फंसा रहा जब तक कि उसके भावी गुरु तांग भिक्षु उसे बचाने नहीं आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हथेली स्वयं एक पूरे बड़े विश्व के आकार की थी, लेकिन जाहिर है स्टासाइजिंग हैंड की तुलना में यह अभी भी थोड़ा कमजोर था। स्टासाइजिंग हैंड जब अपनी पूरी क्षमता तक प्रशिक्षित हो जाता तो आसानी से एक पूरी बड़ी दुनिया का विनाश कर सकता था। स्वर्गीय तलवार गठन, यह एक सच्ची तलवार रचना तकनीक थी। लघु 1000 तलवारों की रचना भी एक सच्ची तलवार रचना तकनीक थी, लेकिन इस स्वर्गीय तलवार रचना की तुलना में ये बहुत कमजोर थी। स्वर्गीय तलवार रचना अविश्वसनीय रूप से जटिल थी और इसके लिए एक स्वर्गीय तलवार आरेख के साथ साथ कुल 81 अमर तलवारों की आवश्यकता थी, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली थी और इसे त्रिलोकों के सर्वोच्च कौशलों में से एक माना जाता था। हालांकि केवल एक दावफादर जैसी शक्ति वाला व्यक्ति ही आवश्यक तलवार आरेख बना सकता था। जैसे जैसे निंग पड़ता गया उसकी निगाहें और अधिक गर्म होती गईं। कुल 9 दिव्य क्षमताएं थीं। 8-9 रहस्यमय कला, होवई की तीरंदाजी, जिंगटियन की विश्व विनाशक कुल्हाड़ी, वैरोकाना संरक्षक प्रभामंडल, थंडर गॉड की आंख, हथेली के भीतर बुद्ध क्षेत्र, मशाल ड्रैगन की आंख और 2 और। इसके अलावा कुल 10 गुप्त कलाएं, संरचनाएं और अन्य विविध तकनीकें भी थीं। अरे असल में तलवारबाजी, कृपाणबाजी, तीरंदाजी, कुल्हाड़ीबाजी पर केंद्रित कोई भी नियमावली नहीं है। निंग को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उदाहरण के लिए होवी की तीरंदाजी सिर्फ तीरंदाजी नहीं थी, इसमें दैवीय शक्ति को सक्रिय और रूपांतरित करने का एक बेहद जटिल तरीका भी शामिल था। इसीलिए होवी की तीरंदाजी को एक दैवीय क्षमता माना जाता था। जिंगटियन की विश्व विनाशक कुल्हाड़ी के लिए भी यही सच था। यदि दिव्य शक्तियों को नियोजित करने के अनूठे तरीकों को इन दिव्य क्षमताओं से हटा दिया गया तो होवी की तीरंदाजी और जिंगटियन की विश्व विनाशक कुल्हाड़ी को संभवतः केवल दिव्यता महल के 9वें स्तर पर रखा जाएगा। क्रेजी जी यह सब देखकर खुशी से मुस्कुरा उठे। उन्हें पता चल गया कि निंग इन तकनीकों से पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। निंग को 5 तकनीकें चाहिए थीं। हथेली के भीतर बुद्ध क्षेत्र, थंडर गॉड की आंख, 8-9 रहस्यमय कला, होवी की तीरंदाजी और मशाल ड्रैगन की आंख। किसी की हथेली में एक संपूर्ण विश्व समाहित हो जाना, एक ऐसा विश्व जो पूरी तरह से उसका और केवल उसका हो। निंग को इस तकनीक की इच्छा क्यों नहीं हुई? थंडर गॉड की आंख, निंग ने बहुत पहले ही इस दिव्य क्षमता के प्राथमिक संस्करण में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। 8-9 रहस्यमय कला भी महत्वपूर्ण थी। आखिरकार अमर साधना का मार्ग कठिन और खतरनाक था। स्वर्ग के देवता स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि व्यक्ति लू डोंगबिन जैसी शख्सियतों के बराबर हो जाएगा और त्रिलोकों का विशेषज्ञ बन जाएगा। सच्चे देवता स्तर तक पहुंचना और ताओवादी त्रिजीवन जैसी प्रमुख शक्ति बनना बहुत कठिन था। इस प्रकार सच्चे ईश्वर स्तर से नीचे के लोगों के लिए यह नंबर 1 दिव्य क्षमता, ये 8-9 रहस्यमय कला बिल्कुल आवश्यक थी। जूनियर प्रशिक्षु भाई, क्रेजी जी ने कहा। दूसरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि 3 लोगों के महल में तुम्हें अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी तकनीकें सीखने की अनुमति नहीं है?
हर एक साथी शिष्य कुछ ही तकनीकों तक सीमित है, क्रेजी जी ने कहा। मुझे पता है, निंग ने सिर हिलाया। सिल्वरमून और लॉर्ड जियांग दोनों ने मुझसे इस बारे में बात की थी। सामान्यतः कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति 3 लोगों के महल से केवल 2 या 3 दिव्य क्षमताएं या गुप्त कलाएं ही सीख सकता था। उसके बाद कुलपति सुभूति उसे और अधिक सीखने से मना कर देते थे। ठीक है, लालची होना नासमझी है, क्रेजी जी ने सिर हिलाया। इनमें से कोई भी तकनीक जब चरम तक प्रशिक्षित की जाती है तो आपको 3 लोकों में घूमने और प्रभुत्व करने की अनुमति देगी। यहाँ तक कि प्रतीत होता है कि साधारण थंडरगॉड की आंख जब सीमा तक प्रशिक्षित की जाती है तो आप बैंगनी आसमान की दिव्य बिजली को नियंत्रित करने की अनुमति देंगे। इस प्रकार यदि आप बहुत लालची हैं तो अंतिम परिणाम ये होगा कि आप किसी भी तकनीक को उसकी सीमा तक प्रशिक्षित करने में असमर्थ होंगे और एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। यदि आप किसी एक में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सीमा तक प्रशिक्षित करने और 3 लोगों पर प्रभुत्व करने में सक्षम होंगे। निंग ने सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत को समझ गया। निंग ने कुछ देर सोचा, फिर एक संक्षिप्त संस्करण उठाया। ये 3 लोगों के महल से मेरी पसंद की किताब है। ये किताब 8-9 रहस्यमय कला की थी। सच्चे ईश्वर के स्तर से नीचे वालों के लिए नंबर 1 तकनीक। निंग को इसे चुनना ही था। क्रेजी जी हंसे और सिर हिलाया। ठीक है, पहले ट्रायल तो देखो। ठीक है। निंग ने तुरंत 8-9 रहस्यमय कला का पहला पन्ना पलटा और ध्यान से परीक्षण के विवरण को देखा। ऐसा करते ही निंग की भौहें तन गईं। ये परीक्षण मशाल ड्रैगन की आंख के परीक्षण से कई गुना ज्यादा कठिन था। आखिरकार वह परीक्षण तो सिर्फ पहाड़ी रास्तों को साफ करने के लिए था। पुस्तक 13, अध्याय 13, शून्य स्तर। इस मुकदमे को केवल 2 सरल शब्दों में समझाया गया। जाओ और महान कर्म गुण वाले एक शिष्य को अपनाओ जो कम से कम 300 मीटर की सुनहरी कर्म रोशनी से घिरा हो। जाओ और कम से कम 300 मीटर की खूनी पाप रोशनी से घिरे हुए 10 पृथ्वी अमर या ढीले अमर को मार डालो जिन्होंने महान पाप किए हैं। ये निंग ने भौहें चढ़ाईं। किसी शिष्य को अपनाना है, उसे मारना है। ऐसा व्यक्ति जिसने इतना कर्म पुण्य संचित कर लिया हो कि वह 300 मीटर की स्वर्णिम कर्म प्रकाश से घिरा हो, अत्यंत दुर्लभ था। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत अच्छा होता था और इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही किसी विद्यालय में प्रवेश ले लिया होता था और संभवतः किसी बड़े विद्यालय में। आखिरकार कोई कुल या संप्रदाय जितना बड़ा होता था उतनी ही अधिक इच्छा होती थी कि वे उतने ही कर्म पुण्य वाले शिष्य को ग्रहण करें। इससे पूरे संप्रदाय को सौभाग्य प्राप्त होता था। क्या उसे किसी और से शिष्य चुराना था? जहाँ तक किसी की हत्या का सवाल है, 3 विपत्तियां और 9 क्लेश जिनका सामना पृथ्वी अमर और मुक्त अमर को करना पड़ता था, वे भयावह शक्ति के थे। जितना अधिक पाप संचित होता था, विपत्तियों और क्लेशों की शक्ति उतनी ही अधिक होती थी। इसलिए अधिकांश पृथ्वी अमर और मुक्त अमर अपने द्वारा संचित पाप की मात्रा को सीमित रखते थे। वे अत्यधिक पाप करने का साहस नहीं करते थे और वास्तव में जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करते थे। केवल वास्तव में दुष्ट राक्षसी आकृतियां ही, जिनके पास वास्तव में दुर्जेय दाऊ हृदय और अलौकिक शक्ति का स्तर होता था, ही अकारण वध करने और अपने ऊपर अनगिनत पाप लाने का साहस कर पाती थीं। इस प्रकार के पृथ्वी अमर या मुक्त अमर से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था और उसे सिर्फ एक को नहीं मारना था, उसे 10 को मारना था। एक शिष्य को लेकर दूसरों को मारना। दूसरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग ने क्रेजी जी की ओर देखा। किसी महान कर्म पुण्य वाले व्यक्ति को शिष्य बनाना और उसे शिक्षा देना अपने आप में एक कर्म पुण्य है। महापापियों का वध करना भी एक कर्म पुण्य है। ये दोनों ही बातें तुम्हारे लिए अच्छी हैं। क्रेजी जी ने सिर हिलाया। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में जाओ और कुछ समय खोज में बिताओ। अगर तुम्हें 1 साल में सफलता नहीं मिली तो आगे बढ़ो और 10 साल और लगाओ। निंग ने सिर हिलाया। तथाकथित नीचे की दुनिया में जाना। मुझे कहाँ जाना चाहिए? 3000 बड़ी दुनियाएं और 1 खरब छोटी दुनियाएं। तुमने गुरु का संरक्षण नहीं छोड़ा है। तुम्हें इस जागीर जगत से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्रेजी जी ने कहा। तथाकथित नीचे की दुनिया में जाना इसी जागीर जगत को संदर्भित करता है। ये किसी भी तरह से किसी भी बड़े संसार से कमतर नहीं है। तुम इसमें भटकते हुए लाखों साल बिता सकते हो बिना इसके अंदर की हर चीज को देखे। ठीक है, निंग ने तुरंत कहा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। मैं अब चलता हूँ। आगे बढ़ो। क्रेजी जी ने पंखा हिलाया। निंग तुरंत बाकी संपत्ति दुनिया में नहीं गया। सबसे पहले वह अपनी अमर संपत्ति में लौट आया। पानी के नीचे स्थित एस्टेट के स्टिल रूम के भीतर गड़गड़ाहट, पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। निंग पाताल के जेड बिस्तर पर कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसका हृदय तुरंत शांत हो गया। त्रिलोक महल में इतनी सारी दिव्य शक्तियों को देखकर जो उत्साह उसे पहले मिला था वह धीरे धीरे गायब हो गया। पूरी तरह शांत होने के बाद निंग सोचने लगा। हालांकि दुनिया में अनेक दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं हैं, ये सच है कि व्यक्ति को कुछ पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप उनमें से बहुत सी सीख लेते हैं लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो कोई फायदा नहीं है। निंग ने शांति से अपनी सीखी हुई प्रत्येक दिव्य क्षमता और गुप्त कला पर विचार किया। वैरोचना गार्जियन हेलो, सीखना समय की बर्बादी है। इससे मुझे बहुत कम मदद मिलती है। हालांकि बुद्ध लोक विद इन द पाम तकनीक काफी शक्तिशाली है। मेरे पास पहले से ही स्टार सीजिंग हैंड है। उस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण मेरी शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा।
निंग ने जल्दी ही एक के बाद एक दिव्य क्षमता को मन ही मन त्यागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान इस बात पर था कि कौन सी तकनीकें उसकी ऊर्जा के लायक हैं और कौन सी तकनीकें उसे अधिकतम शक्ति प्रदान करेंगी। मुझे 2 विषयों में प्रशिक्षण लेना होगा। पहला है 8-9 रहस्यमय कला। एक बार जब मैं इसमें प्रशिक्षित हो जाऊंगा तो मेरा शरीर वज्र की तरह अटूट हो जाएगा, बिल्कुल किसी जादुई खजाने की तरह। मुझे कोई दिव्य शक्ति बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर दिव्य क्षमताओं के लिए दिव्य शक्ति की जरूरत होती है, जैसे मेरा तारों को पकड़ने वाला हाथ, जो इसकी बहुत ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल करता है। हालांकि 8-9 रहस्यमय कला के 9 चक्रों के कारण शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता है। ये तथ्य कि इससे युद्ध में दिव्य शक्ति का उपभोग नहीं होता, एक बहुत बड़ा लाभ है। मैं बस वहीं खड़ा रह सकता हूँ और मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। निंग ने मानसिक रूप से 3 लोगों के महल के भीतर अन्य सभी तकनीकों को त्याग दिया। 8-9 रहस्यमय कला रक्षा पर केंद्रित थी। इसने शरीर को वज्र की तरह अटूट बना दिया और इसमें किसी भी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं हुआ। होवेई की तीरंदाजी लंबी दूरी की लड़ाई पर केंद्रित थी। ये तीनों लोगों की शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में से एक थी। स्टार सीजिंग हैंड नजदीकी मुकाबले पर केंद्रित था। ये तीनों लोगों की शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में से एक थी। रक्षा, लंबी दूरी की लड़ाई, नजदीकी लड़ाई, बस इतना ही काफी है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। अगर गुरु इजाजत दें तो मैं टॉर्च ड्रैगन की आंख भी चुनूंगा। मशाल ड्रैगन की आंख न तो रक्षा थी, न ही लंबी दूरी की लड़ाई, न ही निकट युद्ध। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सहायक तकनीक थी और यह न केवल सहायक कौशल प्रदान करने में सक्षम थी, बल्कि यह एक दिव्य क्षमता भी थी जिसका एक अत्यंत सरल परीक्षण था, बस एक बार पहाड़ी रास्तों को साफ करना। हालांकि निंग ने अभी इसे चुनने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार कोई नहीं कह सकता था कि कुलपिता सुभूति त्रिलोक महल से कितनी तकनीकें चुनेंगे। यदि निंग 8-9 रहस्यमय कला और मशाल ड्रैगन की आंख चुनता और ओल्ड पैट्रियार्क उसे और कुछ चुनने से मना कर देता तो वह दुखी महसूस करता। सबसे पहले 8-9 रहस्यमय कला, फिर होवेई की तीरंदाजी, अंत में अगर हो सके तो मशाल ड्रैगन की आंख। लेकिन ऐसा क्यों है कि त्रिलोक महल में एक भी दिव्य क्षमता नहीं है? निंग ने भौहें सिकोड़ी। पवन पंख से बचने की शक्ति, दिव्य क्षमता, गरुड़ के पंख का ही सरलीकृत रूप थी। माउंट इनहॉट में 30 साल बिताने के बाद अब उसे लगा कि पवन पंख से बचने की शक्ति बहुत कमजोर है और उसके इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वह पहले से ही विंडविंग इवेजन में पूरी तरह से निपुण हो चुका था, लेकिन ये तकनीक अपने आप में बहुत निम्न स्तर की थी। जब मैं अगली बार गुरु से मिलूंगा तो उनसे मार्गदर्शन मांगूंगा और मुझे एक दिव्य क्षमता सिखाऊंगा, निंग ने मन ही मन सोचा। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो मैं दिव्यता के महल में जाकर कोई विकल्प ढूंढूंगा। दिव्य महल में कई दिव्य क्षमताएं थीं। निंग ने पूरी तरह से तलवारबाजी सीखने पर ध्यान केंद्रित किया था और दिव्य महल से किसी भी अन्य प्रकार की नियमावली नहीं चुनी थी। वह त्रिलोक महल से अपनी अन्य तकनीकें चुनना चाहता था, लेकिन कौन सोच सकता था कि त्रिलोक महल में एक भी बचाव तकनीक नहीं होगी। वह पहले अपने गुरु से पूछेगा। अगर उसका गुरु उसे कोई तकनीक नहीं दे पाता तो वह दिव्य महल में जाकर कोई बचाव करने वाली दिव्य क्षमता खोजेगा। हालांकि ये तकनीकें त्रिलोक के ऊपरी स्तरों में काफी औसत थीं, फिर भी ये पवन पंख बचाव जैसी तकनीकों से सैकड़ों हजारों गुना बेहतर थीं। वाह! निंग ने खुद को गहरे पानी के जैद बिस्तर पर बैठा लिया। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंध छा गई। धुंध घनीभूत होकर एक आकृति में बदल गई। ये काले वस्त्र पहने जी निंग थी। निंग की आदिम जुड़वां। अब समय आ गया है कि मेरा प्राइमल ट्विन 0 स्तर का पृथ्वी अमर बन जाए। माउंट इनहॉट में पिछले 31 वर्षों के दौरान निंग का प्राइमल ट्विन अपने चरम प्राइमल स्तर पर रहा। वह आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसके गुरु कुलपिता सुभूति ने निंग को चेतावनी दी थी। जी निंग, मुझे पता है कि अमर नियति सम्मेलन के दौरान तुमने 5 मिलियन किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार प्राप्त किया था, लेकिन तुम्हें अपने प्राइमल ट्विन को अगले स्तर तक पहुंचाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा प्राइमल ट्विन प्राइमल वाटर के सोल की से बना है और उसमें जल तत्व को समझने की अत्यंत उच्च योग्यता है। हालांकि दोनों प्राइमल स्तर पर हैं, फिर भी तुम्हारे वास्तविक शरीर और तुम्हारे प्राइमल ट्विन में जल को समझने की गति में अंतर है। इसलिए तुम्हें अपने प्राइमल ट्विन को कम से कम 10 वर्षों तक प्राइमल स्तर पर बनाए रखना चाहिए। समझ गया। निंग ने उस समय अपने मालिक के आदेश को तुरंत स्वीकार कर लिया था और सचमुच जैसा उसके गुरु ने कहा था वैसा ही हुआ। प्राइमल ट्विन की जल के प्रति योग्यता अद्भुत थी। तलवार के दाव के अलावा निंग की वर्तमान सर्वोच्च उपलब्धि जल में थी। जल अग्नि से कहीं आगे था और सबसे कमजोर थे वायु और कियानकुन के महान दाव। चूंकि उसे ऊपर बताए गए फायदे दिखाई दे रहे थे और चूंकि माउंट इनहॉट पर कोई लड़ाई नहीं होती थी, इसलिए निंग कभी भी कोई भी सफलता हासिल करने की जल्दी में नहीं था। वह अपने प्राइमल ट्विन को यथासंभव लंबे समय तक प्राइमल स्तर पर ही रहने देना चाहता था। उसके गुरु ने 10 साल कहा था, लेकिन निंग ने इस स्तर पर 30 साल से ज्यादा समय बिताया था। लेकिन अब वह पहाड़ छोड़कर दुश्मनों को मारने जा रहा था। वह साधारण लूज इमॉर्टल्स या अर्थ इमॉर्टल्स को मारने नहीं जा रहा था। वह पाप से घिरे हुए भयावह राक्षसी आकृतियों को मारने जा रहा था जो 300 मीटर की रक्तरंजित पाप प्रकाश से घिरी हुई थीं। निंग स्वाभाविक रूप से पर्याप्त तैयारी करने वाला था और इस प्रकार वह अपने प्राइमल ट्विन को 0 स्तर तक आगे बढ़ाने वाला था।
दरअसल इन पिछले 31 वर्षों के दौरान प्राइमल ट्विन डार्कनॉर्थ सूत्र का भी प्रशिक्षण ले रहा था। हालांकि चूंकि यह सूत्र महान आकाश के एक दैवीय पिता द्वारा रचित था, इसलिए इतने वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण के बावजूद प्राइमल ट्विन अपने चरम प्राइमल स्तर पर ही रहा और अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा। अगर वह अभी भी ब्लैक व्हाइट कॉलेज के प्रवाहित जलस्रोत में प्रशिक्षण ले रहा होता तो संभवतः प्राइमल स्तर तक पहुंचने के 30 या इतने वर्षों बाद शून्य स्तर तक पहुंचने और पृथ्वी अमर बनने का समय आ गया होता। ये देखते हुए कि निंग और भी अधिक गहन डार्कनॉर्थ सूत्र में प्रशिक्षण ले रहा था, यदि उसने बिना किसी आत्मा गोलियों या द्रवीभूत तत्व सार का उपयोग किए अपनी योजना के अनुसार धीरे धीरे साधना की होती तो उसे प्रारंभिक शून्य स्तर तक प्रशिक्षण लेने से पहले कम से कम 80 या 90 साल बिताने पड़ते। स्वूश, एक जेड की बोतल उड़कर निंग के सामने आ गिरी। बोतल का ढक्कन अपने आप खुल गया। सौभाग्य से मेरे पास 5 मिलियन किलोग्राम है, प्राइमल ट्विन निंग ने इच्छा की और एक झटके में जेड की बोतल से तरल तात्विक सार की एक धारा बह निकली। बोतल का मुंह केवल 1 उंगली जितना मोटा था, लेकिन जैसे ही सार हवा में उड़ा, धारा 30 मीटर से भी ज्यादा मोटी हो गई। ये सीधे प्राइमल ट्विन निंग की ओर बही, फिर उसके चारों ओर एक भंवर बन गई। सार भंवर निंग में घूम गया, फिर गायब हो गया। प्राइमल ट्विन निंग के शरीर के अंदर प्राइमल वाटर के सोल की मोती के भीतर जिफू क्षेत्र का एक धुंधला सा शून्य दिखाई दे रहा था। इस शून्य के भीतर मौलिकी का एक सागर था, जिसके भीतर एक विशाल कछुआ सांप था। कछुआ सांप की पीठ पर लपटें धधकती हुई दिखाई दे रही थीं। ये लपटें प्राइमल अग्नि थीं। गड़गड़ाहट, जिफू सागर में उथल पुथल मचने लगी और परिष्कृत तात्विक तत्व ऊपर आसमान की ओर उमड़ने लगे। आकाश के अनगिनत तारे प्रकाश की किरणों से चमक उठे, जो सभी विशाल कछुआ सांप पर केंद्रित थीं। कछुआ सांप की पीठ पर आदि अग्नि तुरंत और नाटकीय रूप से फैल गई। क्रैकल, आदि अग्नि गर्जना और धधकने लगी, जिससे कछुआ सांप फुफकारने और चीखने लगा। 50,000 किलोग्राम, 1 लाख किलोग्राम, 1,50,000 किलोग्राम। तरलीकृत तात्विक सार का और भी ज्यादा हिस्सा अवशोषित हो गया, और जैसे जैसे निंग की शक्ति का स्तर बढ़ने लगा, उसकी अवशोषण दर भी बढ़ने लगी। आदि अग्नि और भी ज्यादा प्रचंड रूप से धधकने लगी। बहुत समय बाद वूश, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोया हुआ बीज अचानक मिट्टी के ऊपर से उगाया हो। कछुआ सांप की पीठ पर धधकती स्वर्ग सी ऊंची लपटों के बीच से कछुए के टूटे हुए खोल से एक पतला नाजुक सुनहरा कमल निकला। कछुए का खोल मिट्टी जैसा था। आदि अग्नि सूर्य के प्रकाश और जल जैसी थी। सुनहरा कमल धीरे धीरे बड़ा होता गया। ये स्वर्ण कमल अत्यंत छोटा था। विशाल कछुआ सांप की पीठ पर लगी स्वर्गीय ज्वालाओं की तुलना में यह अत्यंत साधारण था। हालांकि अविश्वसनीय शुद्धता वाली तात्विक की स्वर्ण कमल के चारों ओर घूम रही थी, जो निंग की अतीत की तात्विक की शुद्धता से कहीं अधिक थी। फिर पूरा कछुआ सांप धुंधला होने लगा, क्योंकि उसका सार बड़ी मात्रा में स्वर्ण कमल की ओर प्रवाहित होने लगा, जिससे कमल लगातार बड़ा होता गया। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, कछुआ सांप के खोल की चमक फीकी पड़ने लगी और वह काला पड़ने लगा। प्रारंभिक शून्य स्तर निंग की प्राइमल ट्विन आत्मा प्राइमल टर्टल स्नेक से गोल्डलोट्स स्तर तक आगे बढ़ गई थी। पृथ्वी अमर और भीले अमर सभी की आदि आत्मा गोल्डलोट्स आत्मा थी। यदि कोई चिंतामुक्त उन्मुक्त अमर बनना चाहता है तो उसे ज्वाला के भीतर स्वर्ण कमल के बीज बोने होंगे। जारी रखो। प्राइमल ट्विन निंग एक ब्लैक होल की तरह था, जो जितना भी तरल तत्व मौजूद था उसे सोख रहा था। काफी देर बाद ही वह रुका। प्राइमल ट्विन निंग ने दूर की ओर इशारा किया। फौरन जमीन पर पड़ी जेड की बोतल फिर से बंद हो गई। डार्कनॉर्थ सूत्र में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक द्रवीकृत तात्विकी की मात्रा वाकई आश्चर्यजनक है। हालांकि मेरी तात्विक की अब एक साधारण पृथ्वी अमर की तुलना में 2 स्तर तक अधिक शुद्ध है। निंग को इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने कितना खर्च कर दिया था। मैंने चरम आदिम अवस्था से लेकर अंतिम शून्य अवस्था तक प्रशिक्षण में कुल 25 लाख किलोग्राम द्रवीकृत तात्विक सार का उपयोग किया है। मेरी इस जेड बोतल में लगभग 20 लाख किलोग्राम बचा है। ठीक है, मुझे इसे अंकल व्हाइट और लिटिल किंग के लिए छोड़ देना चाहिए। वह अंतिम शून्य अवस्था पर इसलिए रुक गया था क्योंकि शून्य अवस्था के शिखर पर पहुंचने पर दिव्य क्लेश आसन हो जाएगा। अब दुनिया में जाने का समय आ गया है। गड़गड़ाहट। स्टिल रूम का दरवाजा खुला और निंग का असली शरीर बाहर आ गया। पुस्तक 13, अध्याय 14, दुनिया में जाना। जी निंग अपनी अमर संपत्ति के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा था। अंकल व्हाइट, छोटी किंग, निंग ने दोनों को मन ही मन संदेश भेजा और वे जल्द ही वहां पहुंच गए। ये दोनों पहले भी दिव्यता महल में माउंट इनहॉट के अन्य शिष्यों के साथ दाव पर चर्चा कर चुके थे। गुरुजी, आपने हमें क्यों बुलाया है? हम दाव पर चल रही इस बड़ी चर्चा में व्यस्त थे, लिटिल किंग ने दुखी होकर कहा। व्हाइट वाटर हाउंड बस निंग को देखता रहा, उसके बोलने का इंतजार करता रहा। निंग ने कहा, मैं दुनिया में जाकर इस जायदाद की दुनिया में घूमूंगा। मुझे लौटने में 1 साल से लेकर 10 साल तक का समय लग सकता है। क्या दुनिया में नीचे जाओ? लिटिल किंग ने बड़े उत्साह से कहा। वाह वाह, हालांकि माउंट इनहॉट काफी अच्छा है और मुझे यहाँ ओल्ड पैट्रियार्क को दाव पर चर्चा करते हुए सुनने का मौका मिलता है और मेरे पास पढ़ने के लिए कई दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं हैं। यहाँ बहुत ज्यादा आराम और उबाऊपन है। निंग ने सिर हिलाया। मैं आधिकारिक काम से दुनिया में जा रहा हूँ। आपको और अंकल व्हाइट को माउंट इनहॉट में पढ़ाई करने के इस अद्भुत अवसर का हर पल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आखिरकार हम भविष्य में ग्रैंड जिया वापस जाएंगे और मुझे नहीं पता कि हम कब लौटेंगे। यहाँ पढ़ाई करने का मौका एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ग्रैंड जिया की दुनिया में वापस जाने के बाद उनके लिए यहाँ वापस आना आसान नहीं होगा।
यह उन पर नहीं बल्कि ओल्ड पैट्रियार्क पर निर्भर था। उनकी अनुमति के बिना कोई भी इस संपत्ति दुनिया का पता नहीं लगा सकता था। ओह, लिटिल किंग ने समझ में सिर हिलाया। निंग, बच्चे, दुनिया में घूमते हुए सावधान रहना। ये जायदाद की दुनिया ग्रैंड जिया की दुनिया से जरा भी कम नहीं है और विशेषज्ञ भी इसके भीतर के बादलों जितने ही आम हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कई दिव्य अमर भी हैं, अंकल व्हाइट ने निर्देश दिया। चिंता मत करो, निंग ने सिर हिलाया। गुरुजी, आप दुनिया में क्यों जा रहे हैं? ये सरकारी काम क्या है? अरे, अगर ये वाकई जरूरी है तो मुझे बताने की चिंता मत कीजिए। हालांकि छोटी किंग ने जोर से यही कहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। जाहिर है वो काफी उत्सुक थी। निंग हंसा। यह एक परीक्षा है जो गुरु ने मुझे दी है। मुझे दुनिया में जाना है, एक शिष्य स्वीकार करना है और कुछ लोगों को मारना है। शिष्यों को स्वीकार करें, लोगों को मार डालें। लिटिल किंग और अंकल व्हाइट दोनों ही उत्सुक हो गए। इन दोनों जैड बोतलों में कुल मिलाकर 7,50,000 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार है। निंग ने हाथ हिलाया और 2 जैड हरे रंग की बोतलें प्रकट हुईं। अंकल व्हाइट, लिटिल किंग, आप दोनों भी हाल के वर्षों में चरम आदिम स्तर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि चरम आदिम स्तर से शून्य स्तर तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। हालांकि आप जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे माउंट इनहॉट की तकनीकें हैं, फिर भी आपको सफल होने में शायद कुछ दशक लगेंगे। इस सार के साथ आप दोनों प्रारंभिक शून्य अवस्था तक पहुंच सकेंगे और अपनी नींव भी स्थिर कर सकेंगे। व्हाइट वाटर हाउंड क्षण भर के लिए झिझका। हालांकि लिटिल किंग ने तुरंत खुशी से उसकी बोतल स्वीकार कर ली। शुक्रिया गुरु, आप सबसे अच्छे हैं। मैं शून्य स्तर तक पहुंचने और पृथ्वी अमर बनने के लिए तरस रहा था। ले लो, अंकल व्हाइट, निंग ने कहा। यहाँ माउंट इनहॉट पर अधिक द्रवीभूत तात्विक सार प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए कुछ खजाने बेचकर कुछ प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होता। भविष्य में उसका असली शरीर, अंकल व्हाइट और लिटिल किंग सभी उत्तर शून्य स्तर तक पहुंच जाएंगे। जहां तक शून्य के शिखर स्तर का प्रश्न है, निंग को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसने अक्सर कुलपिता सुभूति को ताओ पर व्याख्यान देते सुना था और उसने सीखा था कि हर दिव्य विपत्ति व्यक्ति विशेष के लिए बनाई जाती है। कोई प्रतिभा जितनी ज्यादा राक्षसी होगी, दिव्य विपत्ति उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। उसके जैसे किसी विशेषज्ञ के लिए जिसके पास तारा ग्रहण करने वाला हाथ जैसी दिव्य क्षमताएं थीं और जिसे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था, उसके दिव्य विपत्ति की शक्ति भी उतनी ही आश्चर्यजनक होगी। उसे पर्याप्त तैयारी करनी पड़ी। उसे अपनी समझ का स्तर बढ़ाना था। 8-9 रहस्यमय कला, होवी की तीरंदाजी और तारों को पकड़ने वाला हाथ, इन सभी को दिव्य अमरता के स्तर से पहले शक्ति के उच्चतम स्तर तक पहुंचना था। उसे पर्याप्त जादुई खजाने और अनोखी चीजें भी तैयार करनी थीं। उसके दाव हृदय को भी मजबूत होना था। संक्षेप में, दिव्य विपत्ति के सामने चाहे वह कितनी भी तैयारी कर ले, वह ज्यादा नहीं होगी। आखिरकार कोई भी इससे हारना नहीं चाहता था। पराजित होने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। अगर कोई भाग्यशाली होकर अमर भी हो जाए तो भी 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों के अनंत निर्मम परीक्षणों के तहत मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगी। दिव्य क्लेश, यह एक सच्चा क्लेश था जो किसी के भाग्य का निर्धारण करेगा। अमर पथ पर सबसे बड़ा क्लेश था। जो सफल हुए वे स्वर्ग में पहुंचेंगे और वास्तव में तीनों लोगों के बंधनों से मुक्त होंगे। वे निश्चिंत और उन्मुक्त होंगे और अब 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों के अधीन नहीं होंगे। लेकिन जो असफल रहे, उनका अंत हो गया। माउंट इनहॉट के पहाड़ी रास्तों पर व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग ने निंग को साथ साथ विदा किया। निंग ने अपने साथी शिष्यों को विदाई नहीं दी। आखिरकार ये तो बस एक परीक्षा थी और वह भी एक छोटी सी। अनगिनत वर्षों से जीवित रहे उसके साथी शिष्यों के लिए ये वास्तव में एक बहुत ही छोटी यात्रा थी। मुझे और आगे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और विशाल, हवा में तैरते इनहॉट पर्वत से बाहर निकल आया। वह नीचे की ओर विशाल, अंतहीन दुनिया की ओर उड़ चला। निंग, मेरे बेटे, सावधान रहो। मालिक, सावधान रहना। व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग ने निंग को उड़ते हुए देखा। वे तब तक देखते रहे जब तक वह गायब नहीं हो गया। निंग ने नीचे की ओर उन अनगिनत शहरों की ओर देखा जो उस विशाल दुनिया में बिखरे हुए थे। माउंट इनहॉट छोड़ने से पहले लिटिल किंग अपनी एक अच्छी दोस्त के पास गई थी जो माउंट इनहॉट की एक साधारण शिष्या थी और एक शून्य स्तरीय डाइव मॉन्स्टर थी, और उसने पूरी क्रिसेंट दुनिया का एक विस्तृत नक्शा हासिल कर लिया था। अर्धचंद्राकार दुनिया, ग्रैंड जिया की दुनिया जितनी ही बड़ी है। एक अंतहीन समुद्र के ऊपर 3 विशाल महाद्वीप हैं। ये तीनों महाद्वीप ग्रैंड जिया महाद्वीप से थोड़े छोटे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये उसके बराबर हैं। निंग ने मन ही मन सोचा, हम स्टार महाद्वीप तक क्रीसेंट दुनिया में कुल 3 महाद्वीप थे। बादल महाद्वीप, ज्वाला महाद्वीप और तारा महाद्वीप। जो महाद्वीप आकाश में स्थित इनहॉट पर्वत के नीचे था उसे मेघ महाद्वीप कहा जाता था। मेघ महाद्वीप सबसे उत्तम शासन वाला महाद्वीप था, जबकि ज्वाला महाद्वीप और तारा महाद्वीप घोर अराजकता में थे। उनके पास कई छोटे छोटे राज्य थे, साथ ही कई राक्षस, कुल और संप्रदाय भी थे, जिनके कारण वहां अशांति का माहौल बना रहता था। महापापी भी महाराजकता के बीच पाए जा सकते हैं। शायद मुझे भी कोई ऐसा महान कर्म पुण्य वाला व्यक्ति मिल जाए जो नजरों से बच गया हो, निंग ने मन ही मन सोचा। वाह! उसके चारों ओर अंतरिक्ष में हलचल मच गई और निंग हवा में ही गायब हो गया। अर्धचंद्राकार विश्व, तारा महाद्वीप। एक उड़ता हुआ शटल तेज गति से आकाश में उड़ रहा था। शटल में साधकों का एक समूह था जिसका नेता एक पुरुष और 2 महिलाएं थीं।
बाकी 6 लोग सेवक और रक्षक थे। हमारा क्यूई साम्राज्य उन राक्षसों के हवाले कर दिया गया है। वे हमें क्यों नहीं छोड़ेंगे? बैंगनी वस्त्र पहने एक महिला गुस्से से भरी आंखों से बोली। जब हम पहाड़ों के जंगलों में छिपते हैं तब भी डायर मॉन्स्टर्स हमें ढूंढ लेते हैं और हमारा पीछा करते हैं। क्यूई साम्राज्य का हमारा शाही कबीला अब बेहद छोटा हो गया है। हम उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। वे हमें क्यों नहीं छोड़ेंगे? छोटी बहन, उसके बगल में खड़ी काले वस्त्र पहने युवती ने सिर हिलाया। हमारे क्यूई साम्राज्य पर कब्जा करने वाले राक्षस राजा ने हमारे क्यूई शाही कुल का पूरी तरह से सफाया करने का आदेश दिया है। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उस राक्षस राजा के अधीन अनगिनत राक्षस स्वाभाविक रूप से हमारा पीछा करेंगे और हमें मार डालेंगे। हमें मारकर ही उन्हें पुण्य मिलेगा और राक्षस राजा द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो क्या हम बस यूं ही भागते रहेंगे? बैंगनी वस्त्रधारी युवती ने दांत पीसते हुए कहा। बहुत हो गया इस भागते भागते जीवन से। मैंने बचपन में ही भागना शुरू कर दिया था और अब कई दशक हो गए हैं। मैं अब तक भागती ही रही हूँ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो इन राक्षसों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें। बड़े भाई, छोटी बहन, चलो इनसे लड़ें। अपना मुंह बंद करें। लंबा हट्टा कट्टा आदमी जो अपने पैरों पर खड़ा था धीरे से गुर्राया। हमारा शाही वंश हजारों सालों से चला आ रहा है। अब हम सिर्फ 3 ही बचे हैं। हमारे चाचा भी उन राक्षसों से लड़ते हुए हमारी रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। हम अनगिनत मातहतों के बलिदानों की वजह से जिंदा हैं। हम अपनी जान यूं ही नहीं गंवा सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वह राक्षस राजा इतना शक्तिशाली है, हम उससे कैसे बच पाएंगे? और हम कहाँ भाग सकते हैं? बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने गुस्से से कहा। लंबा आदमी गुर्राया। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। बस एक ही रास्ता है, विले ड्रैगन नदी पर जाना। तुरंत ही सभी लोग चुप हो गए। उसके पीछे खड़ी दोनों छोटी बहनें और सभी नौकर चाकर चुप हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। विले ड्रैगन नदी, स्टार महाद्वीप विशाल और असीम था। इन 3 शाही वंशजों और उनके सेवकों के लिए स्टार महाद्वीप से बाहर उड़कर जाना संभव नहीं था। हालांकि स्टार महाद्वीप के भीतर विले ड्रैगन नदी सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी नदियों में से एक थी। विले ड्रैगन नदी पूरे स्टार महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को काटती थी। यह अतुलनीय रूप से चौड़ी थी। सबसे संकरे बिंदु पर भी इसकी चौड़ाई कम से कम 800 किलोमीटर थी और सबसे मोटी जगह पर यह 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा थी। इसकी लंबाई के बारे में ये देखते हुए कि यह स्टार महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को काटती थी और एक घुमावदार लहरदार नदी थी, कोई भी कल्पना कर सकता था कि यह कितनी अथाह लंबी रही होगी। किंवदंती के अनुसार एक आदिम विले ड्रैगन के वध के बाद उसका शरीर इस नदी में परिवर्तित हो गया था। लेकिन निश्चित रूप से यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण किंवदंती थी और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी विले ड्रैगन नदी वास्तव में विचित्र थी। जो कोई भी इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में आता वह उड़ने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता और पंचतत्वों पर आधारित बचाव तकनीकों का उपयोग करने में भी असमर्थ हो जाता। माना जाता है कि इस विले ड्रैगन नदी के पास आने वाले दिव्य अमर कुलपिता भी उड़ने या बचाव तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विले ड्रैगन नदी कितनी विचित्र थी। इसके अलावा विले ड्रैगन नदी के अंदर कुछ खतरनाक क्षेत्र भी थे जहां अमर साधक भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। विले ड्रैगन नदी के अंदर उड़ने का कोई रास्ता नहीं है और न ही बचने के कोई तरीके इस्तेमाल करने का। राक्षसों के लिए हमें इसके अंदर पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। लंबा आदमी गुर्राया। मुझे यकीन है कि वे भी घबरा जाएंगे और विले ड्रैगन नदी तक हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन वह विले ड्रैगन नदी है, काले वस्त्रधारी युवती ने जल्दी से कहा। हम एक असंभव रूप से घातक स्थिति में जीवित रहने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। विले ड्रैगन नदी चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, इसके अलावा विले ड्रैगन नदी बहुत बड़ी है और यह स्टार महाद्वीप के आधे से ज्यादा हिस्से से होकर बहती है। दरअसल इसका ज्यादातर हिस्सा काफी सुरक्षित है, बस कुछ ही हिस्से खतरनाक हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम एक सुरक्षित द्वीप ढूंढ सकते हैं और वहां नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हम इस द्वीप पर अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और भविष्य में उस राक्षस राजा का वध करके क्यूई साम्राज्य को वापस ले सकते हैं, लंबे आदमी ने कहा। दूसरी बहन, छोटी बहन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दोनों लड़कियों ने दांत पीसकर सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने महिला ने कहा, जीवन या मृत्यु, ये पासे के इस उछाल पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो करते हैं। बैंगनी वस्त्र पहनी युवती ने भी दांत पीस लिए। गड़गड़ाहट। विले ड्रैगन नदी। नदी का पानी झागदार और अप्राकृतिक गंदगी से भरा हुआ था। विले ड्रैगन नदी। बड़े भाई, आगे विले ड्रैगन नदी है, यहाँ हम हैं। वह आदमी, 2 औरतें और 6 पहरेदार जल्दी से विले ड्रैगन नदी के किनारे पहुंच गए। वे गंदे पानी को घूर रहे थे। उन्हें पूरी विले ड्रैगन नदी से निकलती अदृश्य अनाम शक्ति की लहरें पहले से ही महसूस हो रही थीं। वे खुद को भयभीत महसूस कर रहे थे। विले ड्रैगन नदी वाकई बहुत मशहूर थी। अरे बड़े भाई, दूसरी बहन, जल्दी से वहां देखो। बैंगनी वस्त्रधारी युवती ने दूर बहती चौड़ी विले ड्रैगन नदी की ओर इशारा किया। नदी के किनारे एक लकड़ी की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लकड़ी की नाव के ऊपर एक फर पोशाकधारी युवक था जो बांस की बांसुरी पकड़े हुए बजा रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग अमर साधक थे। अपनी उत्तम दृष्टि के कारण वे इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। ये युवक सचमुच विले ड्रैगन नदी पर नाव पर बैठकर आराम से बांसुरी बजाने की हिम्मत करता है। काले वस्त्रधारी महिला भी बहुत चौंकी। अगर वह एक अमर साधक है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अभी बेहद सावधान रहना चाहिए। लंबे आदमी ने भौहें चढ़ाईं।
क्या वह कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? हालांकि विलिड्रेगन नदी को खतरनाक माना जाता था, लेकिन यह उसके कुछ ही हिस्सों में था। अक्सर कुछ मूर्ख बहादुर लोग अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने और विलिड्रेगन नदी के ऊपर जहाज पर सवार होकर यात्रा करने की कोशिश करते थे, और सचमुच कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते थे कि महीनों तक विलिड्रेगन नदी पर नौकायन कर पाते थे और फिर वापस आकर अपनी कहानी सुनाते थे। बड़े भाई, वह युवक यहाँ आ रहा है, बैंगनी वस्त्रधारी युवती ने घबराकर पुकारा। फरपोश युवक का जहाज, जो पहले नदी की धाराओं के साथ चल रहा था, अचानक मुड़ गया। नाव के चप्पू पानी से टकराने लगे, जिससे पानी के पास आते ही सफेद झाग की लहरें उठने लगीं। निंग ने अपने हाथों से नाव को चलाया और दूर किनारे पर खड़े लोगों को घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी दिव्य इंद्रिय ने इस क्षेत्र को बहुत पहले ही आच्छादित कर लिया था और उसने देखा कि भीड़ के बीच एक दासी थी जो एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, जिसे केवल उसकी दिव्य इंद्रिय ही पहचान सकती थी। कर्म पुण्य की यह सुनहरी रोशनी कम से कम 900 मीटर लंबी थी और बेहद आश्चर्यजनक थी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतनी जल्दी एक महान कर्म पुण्य वाला व्यक्ति मिल गया। निंग को अतुलनीय खुशी हुई। पुस्तक 13, अध्याय 15 क्यूई साम्राज्य के बचे हुए लोग। तारा महाद्वीप पर उतरने के बाद निंग विलिड्रेगन नदी में नौकायन कर रहा था और अपने आसपास के क्षेत्र को लगातार दिव्य अनुभूति से भर रहा था। वह लगभग आधे महीने से खोज कर रहा था, लेकिन उसे न तो कोई महान कर्म पुण्य वाला व्यक्ति मिला था और न ही कोई महान कर्म पाप वाला। आज वह अपनी नाव पर आराम से अपनी बांस की बांसुरी बजाते हुए आराम कर रहा था, लेकिन उसकी मुलाकात एक महान कर्म पुण्य वाले व्यक्ति से हो गई। फुफ, नाव के चप्पू लगातार आगे बढ़ते रहे, नाव किनारे की ओर बढ़ती रही। निंग अपनी नाव से उतरकर किनारे पर आ गया। जैसे ही शाही क्यूई कुल के लोगों का समूह दूर से आया, उन्होंने निंग को एक बहुत ही साधारण तरीके से उतरते देखा। उन्हें और भी यकीन हो गया कि वह एक साधारण इंसान है। उनके समूह में सबसे कमजोर तो कम से कम एक जिफू शिष्य तो था। वे एक साधारण इंसान को इतनी परवाह क्यों करते? और फिर भी यह इंसान सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। बड़े भाई, वह वास्तव में हमारी ओर आ रहा है, काले वस्त्र पहने राजकुमारी ने मन ही मन कहा। एक छोटा सा नन्हा सा इंसान। अगर हम अपने शाही महल में वापस होते तो हमारे रास्ते में आने की कोशिश करने के लिए उसे कब का मार दिया गया होता। बैंगनी वस्त्र पहने राजकुमारी की आंखों में अंधेरा छा गया था। इतने सालों तक भागते रहने के बाद उसका दिल नफरत और अंधेरे से भर गया था। बेवजह परेशानी मत करो। उनका नेता, लंबा चौड़ा नौजवान, बस अपना राजसी आभामंडल बिखेर रहा था। वह उनके इस दस्ते का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। एक वांशियांक सिद्ध शक्ति का एक अदृश्य आभामंडल नीचे की ओर टूटकर गिर रहा था। वांशियांक सिद्ध की इस आभा का सामना करने वाला कोई भी मनुष्य तुरंत कांप उठता और पूरी तरह भयभीत हो जाता। चलो चलें। अपनी आभा छोड़ने के बाद शाही राजकुमार अपनी 2 छोटी बहनों और अपने रक्षकों को विलिड्रेगन नदी की ओर ले गया। भागते हुए उन्हें किसी नश्वर प्राणी के विरुद्ध कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। हा, अचानक जोरदार हंसी गूंजी। शाही राजकुमार, दोनों राजकुमारियां और पहरेदार सभी आश्चर्य से देखने लगे। वह फर पोशाकधारी युवक, जिसे उन्होंने नश्वर समझ लिया था, वहीं खड़ा हंस रहा था। भागते हुए क्यूई के शाही राजकुमार को स्वाभाविक रूप से तुरंत समझ आ गया कि यह पिछड़ा युवक नश्वर नहीं था। एक नश्वर तो अब तक जमीन पर कांप रहा होता। गड़गड़ाहट, शक्ति और ताकत की एक अदृश्य आभा निंग से एक विशाल ज्वार की लहर की तरह निकली, जो शाही क्यूई समूह की ओर टूट पड़ी। सबके चेहरे बदल गए। ये पिछड़ा युवक कोई नश्वर नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। मेरा नाम शी फेंग है। ये मेरे परिवार के सेवक हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? वरिष्ठ, लंबे कद के राजकुमार ने तुरंत बड़े सम्मान से कहा। उसी समय उसने अपनी उंगली पर पानी की एक छोटी सी बूंद निकाली। उसने अपनी आंखें खुजलाने का नाटक किया, लेकिन असल में उसने उस पानी की बूंद को अपनी आंखों पर दबा दिया था। गड़गड़ाहट, शाही राजकुमार ने सिर उठाकर देखा। उसने उस पिछड़े युवक से निकलती शक्ति की लहरें देखीं। फिर तुरंत मन ही मन अपनी दोनों छोटी बहनों को संदेश भेजा। रुहुई, इस पिछड़े युवक से निकलती ऊर्जा को देखते हुए उसे आदिम स्तर का शिखर होना चाहिए, और लगता नहीं कि उसके कोई बुरे इरादे हैं। हम उसे बिल्कुल भी दुश्मन नहीं बना सकते। हर बार जब हम अपने किसी सुरक्षात्मक खजाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह एक कम हो जाता है जो हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। समझ गया बड़े भाई, काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने मन ही मन कहा। वह तो बस एक आदिम ताओवादी है। अगर हमारे शाही पिता यहाँ होते तो उनके जैसा आदिम ताओवादी हमारे सामने इतना अहंकारी व्यवहार कैसे कर सकता था? बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी निश्चिंत हो गई। उसे अब डर नहीं लग रहा था। आखिरकार वे शाही कुल के ही थे। हालांकि उनका राष्ट्र नष्ट हो गया था, फिर भी उनके पास काफी खजाने थे। लगातार पीछा किए जाने के बावजूद वे कई दशकों तक जिंदा रहे थे। यह उनके जिंदा रहने की क्षमता का प्रमाण था। स्पष्टतः वे इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि वे कुछ खजाने का उपयोग करके एक आदिम दाववादी से बच निकलने में सक्षम होंगे। मैं डार्कनॉर्थ हूँ। आज यहाँ हमारा मिलना ही नियति है। अपनी आभा छोड़ते हुए निंग ने कहा, मेरी नाव पर आओ और कुछ प्याले शराब पियो। निंग को पता चल गया था कि ये लोग विलिड्रेगन नदी की ओर बढ़ रहे थे और उस पर नौकायन करने के इरादे से आए थे। तथापि विलिड्रेगन नदी अत्यंत प्रसिद्ध थी और इन 9 में से केवल एक ही वांशियांक सिद्ध स्तर का था। बाकी 8 तो केवल जिफू शिष्य थे। आखिर उन्होंने विलिड्रेगन नदी में आने का साहस क्यों किया? दूसरों को विलिड्रेगन नदी से डर लग सकता था, लेकिन निंग कुलपिता सुभूति का शिष्य था।
वह अक्सर अपने साथी शिष्यों के साथ बातचीत करता था और इस अर्धचंद्राकार दुनिया के कुछ रहस्यों के बारे में जान चुका था। स्वाभाविक रूप से उसे विलिड्रेगन नदी से कोई डर नहीं था। चूंकि सीनियर डार्कनॉर्थ ने हमें आमंत्रित किया है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से उनकी बात माननी ही होगी। शाही राजकुमार ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे शुरुआत में ही नौकायन करने वाले थे, एक शीर्षस्थ आदिम दाववादी के साथ। उन्हें एक सहायक मिल सकता था। फुसफुस। निंग ने अपनी उंगली हिलाई और लकड़ी की नाव तुरंत आकार में बड़ी हो गई, 300 मीटर लंबे जहाज में बदल गई। 9 आकृतियां तुरंत उस बड़े जहाज पर चढ़ गईं। जहाज के डेक के ऊपर कुर्सियां, मेजें, बढ़िया शराब और स्पिरिट फ्रूट रखे हुए थे। बैठो। निंग मेजबान की जगह पर बैठ गया। शाही राजकुमार और दोनों राजकुमारियां बैठ गए, जबकि बाकी पहरेदार खड़े रहे। शी फैंग। निंग की नजर उस दासी पर पड़ी जिसका शरीर कर्म पुण्य के सुनहरे प्रकाश से आच्छादित था। उसके चारों ओर का सुनहरा प्रकाश अतुलनीय रूप से भव्य और विशाल प्रतीत हो रहा था। ये कम से कम 900 मीटर लंबा था। ये पृथ्वी की कुछ नदियों की चौड़ाई जितना था। इससे कोई भी कल्पना कर सकता था कि इस युवती का कर्म पुण्य का प्रकाश कितना अद्भुत था। वह आपकी दासी है? निंग ने बैठी हुई बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी के पीछे खड़ी दासी की ओर इशारा किया। शाही राजकुमार मुस्कुराया। सचमुच? उसका नाम क्या है? उसका इतिहास क्या है? मुझे उसके बारे में बताओ, निंग ने कहा। निंग ने देखा, इस युवती को इन लोगों से दूर ले जाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि यह उसका पहला शिष्यत्व था। निंग स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहता था कि इस युवती का व्यक्तित्व कैसा है। कर्मों के पुण्य का उसका स्वर्णिम प्रकाश उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। ये कहना मुश्किल था कि वह इस जन्म में कैसी थी। यदि निंग का व्यक्तित्व नकारात्मक होता तो वह किसी अन्य कर्मगुणी व्यक्ति को ढूंढ लेती। उसका नाम क्यूई शियाओयू है। एक। शियाओयू का अर्थ है छोटी वर्षा। वह एक पिछड़े इलाके से आई थी, शाही राजकुमार ने हंसते हुए कहा। मेरे परिवार के एक बुजुर्ग ने देखा कि वह प्रतिभाशाली है और इसलिए उसे बचपन में ही अपनी शिष्या बना लिया और उसे साधना सिखाई। बुजुर्ग उस पर बहुत स्नेह करते थे। हालांकि वह नाम से एक सेविका है, वास्तव में उसे मेरी कनिष्ठ शिष्य बहन कहा जा सकता है। कि शियायु। निंग ने एक भान उठाई, फिर मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका रूप रंग काफी सुंदर था। हालांकि वह यूवेई से कमतर थी, फिर भी वह काफी सुंदर थी। इसके अलावा उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। स्पष्ट रूप से उसका दाव हृदय भी उत्कृष्ट था। क्यों शियाओयू, इधर आओ और बैठो। निंग ने हाथ हिलाया और उसके बगल में बढ़िया वाइन और स्पिरिट फ्रूट से भरी एक और मेज आ गई। क्यूई शियाओयू वहीं खड़ी रही। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए शाही राजकुमार और दोनों राजकुमारियों की ओर देखने लगी। शाही राजकुमार ने निर्देश दिया, वरिष्ठ डार्कनॉर्थ ने तुम्हें पहले ही निर्देश दे दिए हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? ठीक है। क्यूई शियाओयू तुरंत आज्ञाकारी ढंग से मेज की ओर चली गई, लेकिन उसने हवा या स्पिरिट फ्रूट को नहीं छुआ। निंग ने क्यू शियाओयू की ओर देखा। वह समझ गया कि इस युवती में एक अदृश्य चुंबकत्व है जिसके कारण कोई भी स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। क्या यही होता है जब आपको अपार कर्मों का आशीर्वाद मिलता है? मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को उसके प्रति दयालु महसूस करने से नहीं रोक पा रहा हूँ। जियाओयू, निंग ने कहा। वरिष्ठ डार्कनॉर्थ, क्यूई शियाओयू ने बड़े सम्मान के साथ उत्तर दिया। निंग ने कहा, मुझे अपनी जवानी से लेकर अब तक की जिंदगी के बारे में बताओ। क्यू शियाओयू ने शाही राजकुमार और दोनों राजकुमारियों की ओर देखा। सच तो ये था कि निंग का यह अनुरोध कुछ ज्यादा ही था। फिर भी शाही कुल के लोग निंग को नाराज नहीं करना चाहते थे। शक्तिशाली होने का यही एक फायदा था। जब तक निंग हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, शाही राजकुमार और राजकुमारियां ज्यादा बहस नहीं करते। शाही राजकुमार ने धीरे से सिर हिलाया। क्यू शियाओयू ने तुरंत कहा, वरिष्ठ, जब मैं छोटा था तो मैं ब्लूक्लिफ जनजाति नामक एक जनजाति में रहता था, जिसमें कुछ हजार लोग रहते थे। ब्लूक्लिफ जनजाति के मुखिया मेरे परदादा थे। जब मैं छोटा था तो मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। मैं बहुत खुश था। जैसे ही उसने बात की, क्यूई शियाओयू के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। हालांकि मेरे कबीले पर डायर मॉन्स्टर्स का हमला हुआ। हमारे सभी कबीले के लोग हारकर भागने पर मजबूर हो गए। मेरे परिवार के सभी लोग मारे गए और जब मैं भाग रहा था तो मेरा सामना मास्टर से हुआ। निंग चुपचाप सुन रहा था। अपने वर्तमान स्तर पर निंग क्यूई शियाओयू की आत्मा में आ रहे बदलावों को साफ साफ महसूस कर सकता था। अगर वह झूठ बोलती तो निंग तुरंत समझ जाता। जब निंग अपनी शक्ति का खुलासा कर रहा था तो उसने शाही क्यूई वंश के लोगों को जबरदस्ती जहाज पर आमंत्रित किया। फिर क्यूई शियाओयू से उसके इतिहास के बारे में पूछा। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आसमान में एक विशालकाय काला जहाज था। उस विशालकाय काले जहाज पर 12 काले कवचधारी आकृतियां सवार थीं। विशालकाय काले जहाज के मस्तूल के ऊपर एक ही झंडा लगा था। झंडे पर जलते हुए पंखों की एक जोड़ी का चित्र बना हुआ था। स्थानीय राक्षस और अमर साधक तुरंत बता सकते थे कि यह पौराणिक फ्लेमिंग गार्ड था, जिससे कई शक्तियां पूरी तरह भयभीत थीं। कैप्टन, शाही क्यूई कबीले के बचे हुए लोग सचमुच भागना जानते हैं। इतने साल हो गए हैं, लेकिन उनका सफाया नहीं हुआ है। हमारे फ्लेमिंग गार्ड इस पूरे समय से उनका पीछा कर रहे हैं। चेहरे पर शल्कों वाले एक दुबले पतले आदमी ने आह भरते हुए कहा। वे सचमुच उड़ान में कुशल हैं। क्यूई साम्राज्य के लिए केवल कुछ हजारों वर्षों में 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर पाना और पृथ्वी अमर या मुक्त अमर स्तर पर इतने सारे डायरे मॉन्स्टर्स को मार पाना। उनके पास कितने खजाने होने चाहिए। इसके अलावा उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि क्यूई साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने एक विशाल खजाना हासिल किया था।
चाहे ये सच हो या नहीं, इन भागते हुए बचे लोगों के पास निश्चित रूप से ढेर सारे खजाने हैं। हमने उनका कई बार पीछा किया और उन पर हमला किया, लेकिन वे हमेशा भागने में सफल रहे। एक विशालकाय मांसल काले कवच वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसके बगल में एक आकर्षक महिला खड़ी थी जिसके सिर पर एक पंख था। वह बड़ी खूबसूरती से हंसी। कैप्टन, चाहे जो भी हो, पीछा करते हुए हमारे द्वारा जीवित बचे शाही क्यूई कुल के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। पिछली बार जब हमने उन पर हमला किया था तो हमने शाही क्यूई कुल के आखिरी आदिम ताओवादी को मार डाला था। शाही क्यूई कुल के केवल 3 जीवित बचे लोग हैं, युवराज और वे 2 राजकुमारियां। उनके साथ आदिम दाओवादी भी नहीं है। वे जल्द ही मरने वाले हैं। यदि हम युवराज और दोनों राजकुमारियों को मार सकें तो ये हमारा महान पुण्य होगा। हालांकि शाही क्यूई कबीले के बचे हुए लोग बहुत कमजोर थे। वे अपने कबीले के अंतिम अवशेष थे। क्यूई साम्राज्य के कई खजाने और शायद क्यूई साम्राज्य का ताव भंडार भी निस्संदेह युवराज द्वारा ले जाया जा रहा था। अरे, अचानक विशालकाय मांसल काले कवच वाला आदमी चौंका। उसने हाथ हिलाया और उसके भीतर एक अग्निबीज प्रकट हुआ। अग्निबीज कांप रहा था। हम शाही क्यूई कबीले के बचे हुए लोगों से 10,000 किलोमीटर के भीतर हैं। काले कवच वाले व्यक्ति ने प्रसन्नता का भाव प्रकट किया। हा, इस बार हम उन सबको पकड़ लेंगे। हमने अविश्वसनीय योग्यताएं प्रदान की हैं। उनके साथ एक भी आदिम ताओवादी नहीं है। वांशियांक के सिद्ध, उन्हें मारना सलाद पत्ता काटने जितना आसान है। फ्लेमिंग गार्ड के सभी सैनिक अत्यंत उत्साहित थे। लंबे समय से अफवाहें थीं कि क्यूई साम्राज्य इतनी तेजी से इसलिए शक्तिशाली हो गया क्योंकि उन्होंने एक विशाल खजाना हासिल कर लिया था। नतीजतन फ्लेमिंग राजा भी ईर्ष्यालु हो गया था और उसने अपनी डायर मॉन्स्टर सेना को पूरे क्यूई साम्राज्य का नाश करने के लिए प्रेरित किया। उसने क्यूई साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण खजाने पर कब्जा कर लिया था। जहां तक बचे हुए शाही कुलों का सवाल था, फ्लेमिंग राजा उन्हें व्यक्तिगत रूप से मारने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने बस अपने अधीनस्थों को ये काम संभालने का आदेश दिया। अगर हम इन बचे हुए लोगों को मार डालें तो हम राजा को सबसे कीमती खजाना दे सकते हैं। बाकी खजानों के लिए फ्लेमिंग गार्ड के 12 सैनिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में लालच और क्रूरता झलक रही थी। उनका राक्षसी राजा बर्बर था और उसके सैनिक भी काफी बर्बर थे। पुस्तक 13, अध्याय 16, फ्लेमिंग गार्ड। विशाल विलिड्रैगन नदी की लहरें 10,000 घोड़ों की भगदड़ की तरह टूट पड़ीं। विशालकाय जहाज पर कुछ देर बातें करने के बाद निंग को लगा जैसे उसका मन शांत हो गया हो। क्यूई शियाओयू नाम की उस छोटी लड़की को बहुत कम अनुभव था। वह सफेद कागज की तरह पवित्र थी। इसके अलावा वह उस युवक और दोनों बहनों के प्रति काफी सम्मान से पेश आ रही थी। कोई भी कदम उठाने से पहले वह लगातार उस युवक के संकेतों पर नजर रखती थी। उसने जो कहा उसके अनुसार उसे सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग मिली है। महान कर्म पुण्य से धन्य लोग वाकई प्रतिभाशाली होते हैं और वह बुरी इंसान नहीं है। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। वह यह नहीं चाहता था कि उसके शिष्य पूर्ण हो, हालांकि वे दुष्ट भी नहीं हो सकते थे। अपने वर्तमान ज्ञानोदय स्तर को देखते हुए उसके लिए एक साधारण जिफू शिष्य का मूल्यांकन करना बहुत आसान था। मुझे जियाओयू बहुत पसंद है, निंग ने कहा, चूंकि जियाओयू के पूर्व गुरु का पहले ही देहांत हो चुका है। मुझे आश्चर्य है, शीफेंग, क्या तुम उसे छोड़कर मेरी शिष्या बनने को तैयार होगे? विशाल विलिड्रैगन नदी की लहरें लगातार नीचे गिर रही थीं, लेकिन जहाज के भीतर सब कुछ शांत हो गया था। क्यूई शियाओयू बिल्कुल अवाक रह गई। उसने जल्दी से अपना सिर बार बार हिलाया और युवराज की ओर देखा। युवराज और राजकुमारियों के चेहरे पर बदलाव आ गया था। ये डाकनॉर्थ सचमुच खुद को बहुत ऊंचा समझता है, बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने गुस्से से कहा। दरअसल वह शियाओयू को अपना शिष्य बनाना चाहता है। शियाओयू को कर्मों का वरदान प्राप्त है। वह हमारे पूरे शाही कुल को कर्मों का सौभाग्य प्रदान कर सकती है। हम उसे किसी अनजान आदिम ताओवादी को कैसे दे सकते हैं? अगर कोई पृथ्वी अमर या विमुक्त अमर शियाओयू को भी ले जाना चाहे तो भी हमें जल्दबाजी में सहमत नहीं होना चाहिए। इस डाकनॉर्थ की तो बात ही छोड़िए। बड़े भाई, काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने भी मन ही मन पूछा, हमें क्या करना चाहिए? हम जियाओयू को यूं ही नहीं ले जाने दे सकते, लेकिन ये डाकनॉर्थ उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। हमें क्या करना चाहिए? युवराज भौंचक के रह गए। उनके शाही कुल की जड़ें बहुत गहरी थीं और अतीत में उनके अपने आदिम ताओवादी भी थे। दैवीय अनुभूति के एक छोटे से झोंके ने उन्हें ये जानने में मदद की थी कि शियाओयू के कर्म पुण्य का स्तर अद्भुत था। इसलिए उन्होंने कि शियाओयू को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया था और उसे की शाही उपनाम भी दिया था। उन्होंने उस पर अतुलनीय कृपा की थी, जिससे वह अतुलनीय रूप से कृतज्ञ महसूस करती थी। जियाओयू एक महत्वपूर्ण शतरंज का मोहरा है। ये डाकनॉर्थ बस एक आदिम दाववादी है। हम उसे बिल्कुल नहीं दे सकते। राजकुमार ने मन ही मन संदेश भेजा। जब युवराज और राजकुमारियां मन ही मन बातचीत कर रहे थे, क्यूई शियाओयू ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ डाकनॉर्थ, मुझे गुरु से बहुत बड़ा उपकार मिला है और मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। निंग ने कहा, अगर तुम शियाओयू को मेरा शिष्य बनने की इजाजत दोगे तो मैं तुम्हें जादुई खजाने से पुरस्कृत करूंगा। ये कहते हुए उसने अचानक 10 स्वर्ग श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें निकालीं जिनसे पानी जैसी शक्ति की लहरें निकल रही थीं। इन लहरों की ताकत से वहां मौजूद सभी लोगों में दबाव का भाव पैदा हो गया। 10 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें। आप क्या कहते हैं? निंग ने पूछा। ऐसा लगता है कि ये देहाती दाववादी डाकनॉर्थ वास्तव में काफी धनी है, बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने मन ही मन कहा। आदिम ताओवादियों के लिए स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से किसी एक के लिए 10 खजाने बनाना आसान नहीं है।
ऐसा लगता है कि वह सचमुच शियाओयू को अपना शिष्य बनाना चाहता है। दुर्भाग्य से जहाँ तक हमारे शाही क्यूई कुल का सवाल है, उसके लिए 10 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें कुछ भी नहीं हैं। युवराज ने जवाब भेजा। यद्यपि तीनों ने आश्चर्य का दिखावा किया, परंतु उनके हृदय में वे बिल्कुल शांत रहे। ये देखकर निंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें कैसी रहेंगी? तुरंत ही जहाज के ऊपर हवा में स्वर्ग श्रेणी की 100 उड़ती तलवारों का एक घना समूह प्रकट हुआ। प्रत्येक स्वर्ग श्रेणी की उड़ती तलवार से निकलने वाली लहरें वहां मौजूद वांशियांग सिद्धर और 8 जिफू शिष्यों पर भारी दबाव डालने के लिए पर्याप्त थीं। ये क्यू शियाओयू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें, उसे शिष्य बनाने के लिए यह आदमी इतने सारे जादुई खजाने निकालने को तैयार था। हालांकि वह कुल के साथ विश्वासघात करने को तैयार नहीं थी, फिर भी इस वरिष्ठ डाकनॉर्थ के, जो एक युवा की तरह दिखते थे, कार्यों ने उसे एक सुखद अनुभूति दी। इस वरिष्ठ डाकनॉर्थ का इतनी ऊंची कीमत देने को तैयार होना इस बात का प्रमाण था कि वह उसे कितना महत्व देता था। 100 युवराज और राजकुमारियों को अब इच्छा हुई। हालांकि उनके पास काफी खजाने थे, लेकिन अपने देश के विनाश के बाद दशकों तक की खोजबीन के दौरान उनके कई विशेषज्ञ मारे गए और उनके खजाने छीन लिए गए। उनके पास खजानों की कुल संख्या अब सीमित थी। 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें 5 लाख किलोग्राम द्रवित तात्विक सार के बराबर थीं। इस आदिम दाववादी ने तो सचमुच इतनी सारी स्वर्ग श्रेणी की उड़ती तलवारें निकाल ली हैं। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी की आंखें चमक रही थीं। बड़े भाई, तुम तीनों, निंग ने स्वर्ग श्रेणी की 100 उड़ती तलवारों को नियंत्रित किया जो उनके ऊपर मंडरा रही थीं। भौहें चढ़ाकर चिल्लाया, बस बहुत हो गया, ज्यादा दूर मत जाओ। राजकुमार को स्वाभाविक रूप से ये वस्तुएं चाहिए थीं, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि ये 100 स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें उनकी उड़ान में लगभग किसी काम की नहीं होंगी। अगर वे किसी शहर में जाकर उसे किसी तात्विक सार के बदले में बेच भी दें तो क्या फायदा? उनके पास पहले से ही कुछ सुरक्षात्मक भागने वाली वस्तुएं थीं। अगर वे कुछ और प्रतियां खरीद लेते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ डाकनॉर्थ राजकुमार ने आदरपूर्वक कहा, जियाओयू को अपना शिष्य बनाने के बदले में स्वर्ग में स्थित 100 उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें देना आपके लिए निश्चित रूप से स्वीकार्य है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं, बल्कि ऐसा है कि जियाओयू के जिफू शिष्य बनने के बाद उसने स्वर्ग के दाव को मेरे कुल के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई थी। अगर आप उसे जाने के लिए मजबूर करते हैं तो यह उसकी शपथ तोड़ने जैसा होगा। वह तुरंत नष्ट हो जाएगी। निंग ने भौहें चढ़ाईं। नौकर स्वर्ग के ताऊ की शपथ लेता है, लेकिन मालिक आमतौर पर नौकरों को दूसरों को उपहार में दे सकता है। उदाहरण के लिए बड़े कुलों के लिए मृत्यु शपथ देना बेहद आम बात थी। इसलिए जब सेवक स्वर्ग के ताऊ की शपथ लेते थे तो वे आमतौर पर कहते थे कि वे सभी मामलों में कुल नेता के आदेशों का पालन करेंगे। ये सच है। हालांकि इसके लिए मेरे स्टोन कबीले के कुल नेता की सहमति जरूरी है। मैं उनकी जगह सहमत नहीं हो सकता, युवराज ने कहा। निंग का चेहरा तुरंत उतर गया। ऐसा होते ही युवराज और बाकियों के दिल भी सिकुड़ गए। निंग ने हाथ हिलाया। आकाश में उड़ती हुई सैकड़ों उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की तलवारें गायब हो गईं और उसने युवराज को ठंडी नजर से देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। युवराज हक्के बक्के रह गए। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम कहते हो कि तुम शी फेंग हो, ये झूठ था। तुमने कहा था कि तुम शियाओयू को मेरा शिष्य बनने की अनुमति नहीं दे सकते और तुम्हें कबीले के नेता की सहमति चाहिए, ये भी झूठ था। निंग ने ठंडे स्वर में कहा। युवराज चौंक गया। दोनों राजकुमारियां भी हैरान थीं। दरअसल युवराज का नाम शी फेंग नहीं बल्कि क्वी रुफेग था। उसका उपनाम क्वी था। शाही क्यूई कबीले के सिर्फ 3 सदस्य बचे थे। इस प्रकार युवराज क्यूई रुफेग कबीले का नेता था। अगर वह राजी होता तो क्यूई शियाओयू को निंग को दे सकता था। मैंने झूठ नहीं बोला। युवराज अपना झूठा दिखावा बनाए रखना चाहता था। क्या तुम स्वर्ग के ताऊ को शपथ दिलाकर कहोगे कि तुमने झूठ नहीं बोला? अगर तुम ये शपथ लेने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें वो 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें भेंट करूंगा और वहीं छोड़ दूंगा। निंग का चेहरा और भी उदास हो गया। क्यूई रुफेग और उसकी दोनों बहनों को अब दबाव महसूस हो रहा था। चूंकि डाकनॉर्थ नर्म इनकार स्वीकार नहीं करेगा तो चलो उसे एक कठोर इनकार देते हैं। 10 साल पहले जब पुराने नौकर जिंदा थे तो उसे अब तक बहुत पहले ही मार दिया गया होता। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने बाकी दोनों को गुस्से से भरा मानसिक संदेश भेजा। ठीक इसी क्षण निंग ने अचानक अपना सिर घुमाया। हम युवराज और अन्य लोगों ने भी अपना सिर घुमाया। विले ड्रैगन नदी के सुदूर तट पर आकृतियों का एक समूह प्रकट हुआ था। कुल 12 आकृतियां थीं, सभी काले कवच पहने हुए और उनकी ओर घूर रही थीं। उनके ब्रेसअप पर एक जलते हुए पंख का प्रतीक चिन्ह अंकित था। ये 12 योद्धा उनकी ओर घूर रहे थे। उनका सेनापति विशालकाय मांसल काले कवचधारी अपने हाथों में एक ज्वाला कीट पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने दूर की ओर इशारा किया। क्यूई साम्राज्य के बचे हुए लोग वहां हैं, करो, मारना मारना। उन सभी से अतुलनीय रूप से क्रूर आभा निकल रही थी। 12 सैनिकों ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। एक विशाल सींग वाला गैंडा बन गया, दूसरा 3 पूंछ वाली लोमड़ी, तीसरा कुंडलित सांप, चौथा सफेद रोएं वाला भालू। लेकिन उन सभी में एक समानता थी, सभी ने काला कवच पहना हुआ था। विशाल सींग वाले गैंडे को बीच में रखकर बाकी सैनिक फैल गए, अपने तात्विक की को अपने दाव कवच में भरते और चक्रित करते हुए एक पूरे में जुड़ गए।
गड़गड़ाहट। एक विशाल विषैला कीड़ा जिसके पंख आग जैसे थे अचानक आसमान में प्रकट हुआ। द फ्लेमिंग गार्ड। युवराज और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। पिछले कुछ दशकों से वे फ्लेमिंग गार्ड के उत्पीड़न में बुरी तरह से पीड़ित थे। फ्लेमिंग गार्ड उनका दुस्वप्न था, एक ऐसा दुस्वप्न जिससे वे कभी बच नहीं पाए थे। उनके कुल के सभी लूज इमॉर्टल और अर्थ इमॉर्टल नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि उनके सभी आदिम दाववादी भी नष्ट हो गए थे। वे ही बचे थे। वे फ्लेमिंग गार्ड का विरोध कैसे कर सकते थे, हालांकि यह गार्ड का एक छोटा सा दस्ता था। शाही कुलों के लोग अच्छी तरह जानते थे कि फ्लेमिंग गार्ड के प्रत्येक दस्ते का नेतृत्व एक आदिम दिरेमोन्स्टर के साथ साथ 11 वांशियां दिरेमोन्स्टर करते थे, जो एक साथ मिलकर एक दाव सैनिक दल बनाने में सक्षम थे। दल बनाने के बाद यहाँ तक कि शीर्ष आदिम दाववादियों के लिए भी इन दिरेमोन्स्टरों के साथ कुछ भी करना मुश्किल हो जाता। हमें क्या करना चाहिए? काले वस्त्रधारी महिला ने मन ही मन घबराते हुए पूछा। यहाँ विले ड्रैगन नदी पर बचाव के तरीके इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है और न ही उड़ान भरने का कोई रास्ता है। हमें जहाज पर ही निर्भर रहना होगा। युवराज भी घबरा रहे थे। इस डाकनॉर्थ को भेजो और उन्हें रोक दो। वह एक शीर्ष आदिम दाववादी है, वह हमें कुछ समय जरूर दे सकता है। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने मन ही मन संदेश भेजा। ठीक इसी समय जलते हुए पंखों वाला वह विशालकाय कीड़ा सीधे विले ड्रैगन नदी में कूद पड़ा। वह बिजली की गति से नदी में उड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह बस आने ही वाला था। जल्दी करो और मर जाओ। विशाल फ्लेमिंग बग से क्रोधित दहाड़ निकली। यह मेरा जहाज है। निंग जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर उस विशालकाय फ्लेमिंग बग को घूर रहा था जो उसकी ओर उड़ रहा था। जल्दी करो और इसे हरा दो। युवराज और अन्य लोग तुरंत ही बहुत प्रसन्न हो गए। अद्भुत, ये डाकनॉर्थ सक्रिय रूप से इससे निपटने के लिए आगे आया है। उसे उन्हें रोकने में हमारी मदद करने दो। आदर्श रूप से ये डाकनॉर्थ और फ्लेमिंग गार्ड एक दूसरे को मार देंगे, तब हम डाकनॉर्थ के सारे खजाने हासिल कर सकते हैं। ज्वाला पंख रक्षक अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध थे। स्थानीय साधक और राक्षस उनके आगमन से पहले ही भाग जाते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो उनसे जरा भी नहीं डरता। उनके पीछे भयंकर ज्वाला पंख राजा खड़ा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि निंग के पीछे कुलपिता सुभूति खड़े थे। चूंकि तुमने फ्लेमिंग गार्ड को रोकने की हिम्मत की है, इसलिए तुम उनके साथ मर सकते हो। विशाल फ्लेमिंग की हरी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं और उसने एक तीखी क्रोधित चीख निकाली। फुफकार। फ्लेमिंग बग नाव की ओर तेजी से बढ़ा और उसके चारों ओर एक धुंधला हरा कोहरा छा गया, जिससे राजकुमार का दल दहशत में आ गया। वे जल्दी से पीछे हट गए और आसपास के इलाके में बचाव के लिए एक दल बना लिया। विशाल फ्लेमिंग बग का भयानक कीट जैसा सिर धुंध में से बाहर की ओर निकला और जहाज के ऊपर बैठे निंग पर हमला कर दिया। निंग ने सिर हिलाया। तुम सचमुच मौत चाहते हो? धमाका। जहाज पर पहले साधारण सी दिखने वाली जी निंग अचानक एक भयानक शक्तिशाली उपस्थिति के साथ प्रकट हुई। मानो दुनिया तुरंत शांत हो गई, यहाँ तक कि विले ड्रैगन नदी की शक्तिशाली गंडली लहरें भी थम गईं। दरअसल लहरें और समुद्री फुहारें भी अचानक बीच में ही रुक गईं। विशाल फ्लेमिंग बग भी अपनी हमलावर मुद्रा में स्तब्ध रह गया। शाही किवी कबीले के लोग जो अपनी टुकड़ी के पीछे छिपे थे, वे भी जम गए थे। कुछ के चेहरों पर आश्चर्य के भाव जमे हुए थे, कुछ के मुंह खुले हुए थे और कुछ बीच रास्ते में ही थे। वे सब जम गए थे। संपूर्ण विश्व शांत हो गया था। हवा रुक गई थी, पानी रुक गया था, लोग रुक गए थे, राक्षस रुक गए थे, सब कुछ रुक गया था। उस विशाल भयावह उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। युवराज और अन्य लोग अपने चेहरे के भाव भी नहीं बदल पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सदमा और दहशत साफ दिखाई दे रही थी। इस क्षेत्र में सिर्फ निंग ही पहले जैसा था। वह अपने जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा अपने सामने विशाल ज्वाला कीट को घूर रहा था। उसने सिर हिलाया और आह भरी। तुम ही तो मौत की तलाश में थे। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो। पुस्तक 13 अध्याय 17 मजबूर। 12 दिरेमॉन्स्टर्स जो एक विशाल फ्लेमिंग बग के विशाल दाव सैनिक गठन में गठित हुए थे, सभी आतंक से भर गए थे। ये दल एक आदिम दिरेमॉन्स्टर द्वारा 11 वांशियां दिरेमॉन्स्टर्स का नेतृत्व करते हुए बनाया गया था। दाव सैनिक दल के माध्यम से वे एक साथ लड़ते समय अत्यंत शक्तिशाली थे और केवल वे शत्रु ही उनका कुछ भी बिगाड़ सकते थे जिनमें कम से कम एक लूज इमॉर्टल्स या अर्थ इमॉर्टल्स जितनी शक्ति होती थी। उन्होंने इस फरपोश युवक को जहाज के अगले भाग पर बिना किसी परवाह के रखा था, लेकिन अब बिना हिले डुले वहीं खड़े खड़े उस फरपोश युवक ने ऐसी राजसी शक्ति का आभास दिया था कि वे पूरी तरह से जम गए थे। यह विशेषज्ञ कहाँ से आया है? कैसे? वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि किस स्तर तक पहुंच गई है? राक्षस एकदम से स्तब्ध रह गए। उन्होंने फर पहने उस युवक को जरा भी परवाह नहीं की थी और उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक विशाल स्टील की प्लेट पर गिर पड़े हैं जो अब तक देखी गई किसी भी प्लेट से ज्यादा सख्त थी। धमाका, धमाका, धमाका। आसमान में एक के बाद एक प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। उन्होंने तुरंत उस विशाल ज्वाला पंख वाले कीड़े और उसके भीतर मौजूद 12 दिरराक्षसों को भेद दिया। आदि दिरराक्षस, वांशियाम दिरराक्षस, वे सब तुरंत नष्ट हो गए। निंग अपने जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा 12 मरे हुए डायर मॉन्स्टर्स को देख रहा था। वह अपना सिर हिलाए बिना और हंसे बिना नहीं रह सका। इन 12 डायरे मॉन्स्टर्स को मारना उसके लिए हाथ हिलाने जितना आसान था। उन्होंने बिना कुछ कहे ही उस पर हमला करने की हिम्मत की थी,
स्वाभाविक रूप से निंग ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई थी। निंग क्यों हंस रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस प्राचीन राक्षस देवता के बारे में सोच रहा था जिससे उसकी मुलाकात गौल पर्वतों के जंगली दलदलों में हुई थी। जब मेरा सामना उस प्राचीन राक्षस देवता से हुआ था तो उस राक्षस देवता ने जो दाव क्षेत्र छोड़ा था वह सब कुछ जमा देने के लिए काफी था, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और अब मैंने ठीक उसी तकनीक का इस्तेमाल करके उस दस्ते को मार डाला जो उस समय मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिसका नेतृत्व उस आदिम राक्षस ने किया था। दाव डोमेन। दाव में अपनी महारत और अंतर्दृष्टि के माध्यम से कोई व्यक्ति प्राकृतिक दुनिया की शक्ति का उपयोग करके एक डोमेन बना सकता है जो पूरी तरह से उसका अपना हो। दाव क्षेत्र, महादाव क्षेत्र। हालांकि उनकी शक्ति के स्तर अलग अलग थे, लेकिन असल में वे सभी दाव क्षेत्रों के ही विभिन्न रूप थे। उनके सिद्धांत एक जैसे थे। निंग का वर्षा जल तलवार डोमेन भी एक प्रकार का दाव डोमेन था। उच्चतर स्तर पर जब कोई व्यक्ति संपूर्ण दाव पथ में निपुण हो जाता है तो प्राकृतिक जगत की ऊर्जा पर उसकी निपुणता और भी अधिक मजबूत हो जाती है। इसे ही दाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से ये केवल छोटे दास को संदर्भित करता है। ग्रैंड दाव क्षेत्र भी थे। वे ग्रैंड दाव के थे और वास्तव में दाव क्षेत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे और उनसे भी आगे ग्रैंड दाव क्षेत्र थे। एक पूरे ग्रैंड दाव पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद कोई भी निंग की तुलना में कहीं अधिक भयानक मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा का आह्वान कर सकता था। इस तरह की शक्ति के सामने लूज इमॉर्टल्स या अर्थ इमॉर्टल्स भी शायद पंगु हो जाएं। दाव क्षेत्र दाव के प्रति व्यक्ति की अंतर्दृष्टि से जुड़े थे। अंतर्दृष्टि का स्तर जितना ऊंचा होता था, स्वर्ग और पृथ्वी की उतनी ही अधिक प्राकृतिक ऊर्जा सक्रिय हो सकती थी। जैसे जैसे किसी की ग्रैंड दाव के प्रति अंतर्दृष्टि बढ़ती, ग्रैंड दाव क्षेत्र की शक्ति भी उसी प्रकार बढ़ती जाती, जब तक कि वह ग्रैंड दाव क्षेत्र के स्तर तक नहीं पहुंच जाती। तलवार के दाव के बारे में निंग की अंतर्दृष्टि का स्तर पहले से ही अमर नॉर्थवॉकर के स्तर का था। अंतर्दृष्टि का ये स्तर गौल पर्वत के उस प्राचीन दानव देवता के स्तर से भी बेहतर था। इस प्रकार केवल अपने दाव क्षेत्र का उपयोग करके वह उन 12 दिव्य राक्षसों को पूरी तरह से दबाने में सक्षम था जो दाव सैनिक संरचना में थे, यहाँ तक कि उनके लिए वापस लड़ना पूरी तरह से असंभव हो गया था। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। विलेड्रैगन नदी की लहरें आगे की ओर टकराती रहीं और बड़ा जहाज आगे बढ़ता रहा। जहाज के डेक के ऊपर खड़े क्यूई साम्राज्य के बचे हुए लोग भय और बेचैनी से निंग की ओर देख रहे थे। क्यूई साम्राज्य के बचे हुए लोग। निंग आराम से बैठ गया, फिर धीरे से बोला, क्या तुम अभी भी इस स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अब भी मुझे ये बताने की कोशिश करोगे कि तुम्हारा नाम शीफेंग है? युवराज क्यूई रुफेग ने दोनों राजकुमारियों से नजरें मिलाईं। उनके पीछे खड़े पहरेदार भी निंग की ओर भय से देखने लगे। क्यूई शियाओयू की आंखों में खास तौर पर उलझन थी। ये ताओवादी डाकनॉर्थ उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था और उसने जो शक्ति अभी अभी दिखाई थी वह सचमुच अकल्पनीय थी। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? जब फ्लेमिंग गार्ड ने हमला किया तो उन्होंने हमारी असली पहचान उजागर कर दी। ये डाकनॉर्थ जानता है कि हम शाही क्यूई वंश के हैं। काले वस्त्रधारी महिला ने मन ही मन संदेश भेजा। हमारे क्यूई साम्राज्य के विनाश की खबर बहुत पहले ही फैल चुकी है। इस डाकनॉर्थ को अब तक अच्छी तरह पता चल गया होगा कि हम शाही कुल के भाग्यशाली बचे हुए लोग हैं। वह हमारे खजाने पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने घबराहट में कहा, हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा और उसे मारने के लिए अपने जादुई खजानों का इस्तेमाल करना होगा। मूर्खता। हालांकि क्यूई साम्राज्य के बचे हुए खजाने मेरे हाथ में हैं, फिर भी मुझे इस डाकनॉर्थ से निपटने का कोई भरोसा नहीं है। युवराज क्यूई रुफेग ने गुस्से से जवाब दिया, सिर्फ अपने दाव क्षेत्र पर भरोसा करके वह स्वर्ग और पृथ्वी से इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर पाया कि फ्लेमिंग गार्ड की एक टुकड़ी हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। दाव के बारे में उसकी समझ सर्वोच्च पृथ्वी अमर और मुक्त अमर से भी बेहतर है। हालांकि उससे निकलने वाली शक्ति की तरंगों को देखते हुए उसे अभी भी एक शीर्ष आदिम दाववादी होना चाहिए। उसकी शक्ति निश्चित रूप से पृथ्वी अमर या मुक्त अमर के स्तर की है, और चूंकि वह इतनी आसानी से 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें निकाल सकता था, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से अपने स्वयं के शक्तिशाली खजाने होंगे। मुझे लगता है कि उसके पास एक सर्वोच्च मुक्त अमर या पृथ्वी अमर की शक्ति है। उनका राष्ट्र कभी 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। बचे हुए लोगों के पास, जिनमें राष्ट्र का युवराज भी शामिल था, स्वाभाविक रूप से अपने कई अद्भुत खजाने थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी अब घबरा रही थी। हमारे पास केवल 2 ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील हैं। ज्यादा से ज्यादा हम में से 2 ही बच सकते हैं, युवराज ने कहा। ये दाववादी डाकनॉर्थ अभी तक हम पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा है। हम अभी भी उससे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलो बातचीत करते हैं, बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने जल्दी से कहा। काले वस्त्र पहने राजकुमारी ने भी कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। निंग ने देखा कि युवराज और दोनों राजकुमारियां चुपके से एक दूसरे को मानसिक संदेश भेज रहे थे। पहले जब वे जहाज पर चढ़े थे तो वे निंग से मानसिक रूप से श्रेष्ठ महसूस कर रहे थे। वे उसे सिर्फ एक आदिम ताओवादी समझते थे और अपने शाही खजानों के भरोसे वे उससे निपट सकते थे, लेकिन अब उन्होंने उससे लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। वरिष्ठ युवराज की रुफेग ने आदरपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि चूंकि आपने फ्लेमिंग गार्ड की बात सुन ली है, इसलिए आपको सच्चाई पता चल ही गई होगी। ये सच है, हम वास्तव में शाही की वंश के हैं। क्यूई साम्राज्य के विनाश की खबर बहुत दूर तक फैल गई थी। आसपास के लाखों किलोमीटर के लगभग सभी, कम से कम कुछ हद तक शक्तिशाली साधकों को इस बारे में पता था।
हालांकि निंग आधा महीना पहले ही स्टार महाद्वीप पर पहुंच गया था, लेकिन उसे वास्तव में इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। निंग ने शांति से शराब पीते हुए सुना। क्यूई रुफेग ने घबराहट में कहा, जब से हमारा क्यूई साम्राज्य फ्लेमविंग राजा द्वारा नष्ट किया गया है, शाही क्यूई कबीला भाग रहा है। फ्लेमविंग गार्ड ने हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ा, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ा। मुझे मजबूरन आपको एक झूठा नाम शी-फेंग बताना पड़ा। मेरा असली नाम क्यूई रुफेग है, क्यूई साम्राज्य का एक राजकुमार। निंग ने धीरे से यह शब्द बुदबुदाया, लेकिन क्यूई रुफेग को देखना जारी रखा। क्यूई रुफेग ने जल्दी से आगे कहा, यह मेरी छोटी बहन क्यूई रुयू है। यह मेरी दूसरी छोटी बहन क्यूई रुहुई है। निंग ने दोनों की ओर देखा। काले वस्त्र वाली राजकुमारी क्यूई रुयू थी, जबकि बैंगनी वस्त्र वाली राजकुमारी क्यूई रुहुई थी। समझदार, तुम झूठ नहीं बोल रहे। निंग वहीं बैठा रहा। अगर तुम झूठ बोलते रहे तो शायद अब मुझमें तुमसे बात करने का धैर्य नहीं रहेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शाही क्यूई वंश के खजाने छीन लूंगा। ये सुनकर युवराज और राजकुमारियों के हृदय कांप उठे। निंग ने शांति से कहा, मैं क्यूई शियाओयू को अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें बस सिर हिलाकर सहमत होना होगा। मुझसे झूठ मत बोलना। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा निंग की आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, इसीलिए निंग इतना आश्वस्त था। हालांकि अगर युवराज की आत्मा थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती तो निंग को खुद पर इतना भरोसा नहीं होता। ये सच है, अगर मैं सहमत हूँ तो मैं सचमुच क्यू शियाओयू आपको दे सकता हूँ। वरिष्ठ युवराज ने सम्मानपूर्वक कहा। तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? निंग ने धीरे से पूछा। युवराज, क्यूई रुफेग ने बस अपना सिर हिलाया। तुम्हें वो 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें चाहिए? निंग ने उसकी ओर देखा, फिर शांति से कहा, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम्हारी जान लेना मेरे हाथ पर हाथ फेरने जितना आसान होगा। मुझे उड़ती तलवारें नहीं चाहिए। युवराज की रुफेग ने निंग की ओर देखा। वरिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि आप 100 साल तक हमारे शाही कुल की रक्षा करें। अगर आप 100 साल तक हमारी रक्षा करने को तैयार हो जाएं, तो मैं तुरंत की शियाओयू को आपको अपना गुरु बनाने की अनुमति दे दूंगा, और 100 साल बाद मैं आपको किसी भी तरह से रोक नहीं पाऊंगा। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। निंग का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तुम मौत को दावत दे रही हो? हा हा हा। क्यूई रुफेग सचमुच हंसने लगा, पागलों की तरह हंसने लगा। मौत को दावत दे रहा हूँ? सही कहा, मैं सचमुच मौत को दावत दे रहा हूँ। सीनियर, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरा और मेरी 2 छोटी बहनों का जीवन कितना दयनीय रहा है। कई दशकों पहले क्यूई साम्राज्य के विनाश के बाद से हमारा लगातार पीछा किया जा रहा है। हर दिन हम आतंक और बेचैनी से भरे रहते हैं। एक के बाद एक कुल के लोग मारे गए हैं, एक के बाद एक बड़े रिश्तेदार मर गए हैं, और एक के बाद एक भाई बहन मारे गए हैं। कई शाही क्यूई कुल के लोग हमारे साथ भाग गए थे, लेकिन अब हम में से केवल 3 ही बचे हैं। मैं हमारे पूरे शाही क्यूई कुल का एकमात्र जीवित पुरुष हूँ। हा हा हा, बस हो गया, बहुत हो गया। मेरी छोटी बहन तो पहले ही तनाव सहन नहीं कर पा रही है। वो उन फ्लेमविंग गार्ड से मरते दम तक लड़ना चाहती थी। हालांकि रुयू ने कभी जोर से नहीं कहा। मुझे पता है वो भी थक गई होगी, और सच तो ये है कि मैं और भी थक गया हूँ। क्यूई रुफेग ने निंग को घूरा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आखिरी पुरुष जीवित बचा हूँ। हम तीनों पूरे शाही वंश के एकमात्र जीवित बचे हैं, और मैं अपने समूह का सबसे शक्तिशाली एक वंशियांक सिद्ध हूँ। सारा बोझ मेरे कंधों पर है। हम कहाँ जाएंगे? हम अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे? हम कैसे बदला लेंगे? ये सारे बोझ मुझे कुचल रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप कह सकते हैं कि मैं मौत को दावत दे रहा हूँ या मैं पागल हूँ। जो भी हो, मैंने तुम्हें अपनी शर्तें बता दी हैं। अगर तुम 1 शताब्दी तक हमारी रक्षा करोगे तो मैं अपने सेवक क्यूई शियाओयू को तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारी सेवा करने के लिए दे दूंगा। वरिष्ठ, की शियाओयू एक अद्भुत कर्म पुण्य वाली महिला है, और 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंची सुनहरी रोशनी उसे घेरे हुए है। जब हमारे कुल के बुजुर्गों ने उसे देखा तो वे बेहद खुश हुए, और उन्हें विश्वास हो गया कि वह हमारे पूरे शाही कुल को सौभाग्य प्रदान कर पाएगी। मैं क्यू शियाओयू को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। या तो हमें 1 शताब्दी तक सुरक्षित रखें, या हमें मार डालें और हमें हमारी माँ, हमारे पिता और हमारे कई रिश्तेदारों से फिर से मिला दें। क्यूई रुफेग की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनकी आवाज पूर्ण दृढ़ संकल्प से भरी थी। वह अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। वह अपनी जान इस दांव पर लगा रहा था। वह थक चुका था। वह इस तरह डर के मारे भागना नहीं चाहता था। वह समझ सकता था कि निंग कितना शक्तिशाली है। निंग उनके संरक्षक और रक्षक के रूप में उनके बचने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। बड़े भाई, काले वस्त्र पहने राजकुमारी का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था। बड़े भाई, उससे भीख मत मांग। चलो यही सब खत्म कर देते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने राजकुमारी ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में पागलपन था। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये तो मुसीबत थी। उसने सोचा भी नहीं था कि शाही क्यूई कबीले के बचे हुए लोग इतनी निराशा में होंगे कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसने सोचा था कि एक छोटी सी धमकी ही काफी होगी, लेकिन अब वे उसके खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। 100 साल, कोई संभावना नहीं। निंग ने माउंट इनहॉट पर सिर्फ 30 साल बिताए थे, और वह जल्द से जल्द ग्रैंड जिया की दुनिया में यूएई के साथ फिर से मिलने के लिए राजी हो गया था।
वह उनके पुनर्मिलन को 1 सदी तक कैसे बढ़ा सकता था। पुस्तक 13 अध्याय 18 खजाना। बैंगनी वस्त्र पहने राजकुमारी ने जी निंग को घूरा। दांत पीसते हुए उसने कहा, अगर हम मर गए तो शियाओयू भी मर जाएगा। जब मालिक मर जाएगा तो नौकर भी जिंदा नहीं रहेंगे। निंग को तुरंत ही बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी क्यूई रुहुई से घृणा हो गई। हालांकि निंग जानता था कि चूंकि शाही क्यूई वंश को शुरू से ही पता था कि क्यूई शियाओयू एक महान कर्म पुण्य वाली महिला है, इसलिए वे उसे शाही वंश के साथ मजबूती से बांध लेंगे। शाही वंश के नाश के बाद क्यूई शियाओयू भी शायद सचमुच मर जाएगी। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जहाज पूरी तरह शांत हो गया। सब लोग निंग को घूर रहे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। युवराज की रुफेग घबराहट और उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। ये सीनियर डार्कनॉर्थ कितना शक्तिशाली है, इसे देखते हुए 100 साल भी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। वह कैसे सोच सकते थे कि निंग सिर्फ कुछ दशकों तक ही जीवित रहा होगा। पूर्ण शांति। राजकुमार और राजकुमारियां सभी बहुत घबरा गए थे। क्यूई शियाओयू भी बेचैन और बेचैन महसूस कर रही थी। निंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और युवराज क्यूई रुफेग की ओर देखा। मैं सहमत हूँ, या तो 1 साल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा या फ्लेमिंग किंग को मार डालूंगा। इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करने के बाद मैं क्यूई शियाओयू को ले जाऊंगा। यह मेरी ओर से तुम्हें जवाब है। अगर तुम मान जाओ तो क्यू शियाओयू को मेरा शिष्य बनने के लिए मुझे सौंप दोगे। अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शाही खजाने छीन लूंगा। क्या आप सहमत हैं या मना करते हैं? निंग ने क्यूई रुफेग को घूर कर देखा। वरिष्ठ, ये तो सिर्फ 100 है। युवराज क्यूई रुफेग बहस करने से खुद को नहीं रोक सके। तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि तुम सहमत हो या नहीं। निंग ने ठंडे स्वर में दोहराया। युवराज और दोनों राजकुमारियों ने एक दूसरे को देखा। अब और कोई चारा नहीं था। अगर ये ताओवादी डार्कनॉर्थ 1 साल तक उनकी रक्षा करे तो इस 1 साल के अंदर ही उनके लिए कोई बड़ा बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। ठीक है। क्यूई रुफेग ने दांत पीस लिए। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। यही उसकी उम्मीद थी। अगर वह उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाता तो शायद वे सचमुच मरना ही पसंद करते। अगर वह उन्हें थोड़ा सा भी दे देता तो उनकी जीने की इच्छा प्रबल हो जाती। और सच तो ये है कि निंग पूरा साल बर्बाद करने की सोच भी नहीं रहा था। वह तो बस जाकर उस फ्लेमिंग किंग को मार डालना चाहता था। फ्लेमिंग राजा को मारने के बाद उसका वादा पूरा हो जाता। तो फिर आपने क्यूई शियाओयू को आजादी क्यों नहीं दी? निंग ने राजकुमार की ओर देखा। युवराज खुद को रोक नहीं पाए और बुदबुदाए, वरिष्ठ महोदय, कृपया अपने वचन की पुष्टि के लिए स्वर्ग के ताऊ की शपथ लीजिए ताकि हम सभी निश्चिंत हो सकें। निंग का चेहरा उतर गया और उसके अंदर से एक सच्ची हत्या की मंशा फूट पड़ी। लगता है तुम सचमुच मरना चाहती हो। स्वर्ग के ताऊ के प्रति शपथ लेना बहुत ही शक्तिशाली और प्रतिबंधात्मक था, इसलिए अमर साधक निश्चित रूप से ऐसी कोई शपथ नहीं लेंगे। युवराज और राजकुमारियां सब समझ गए कि निंग सचमुच अपना धैर्य खो चुका है। भयभीत होकर युवराज ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, हम आपके वादे पर विश्वास करने को तैयार हैं। क्यू शियाओयू, आज से तुम्हें वरिष्ठ डार्कनॉर्थ के निर्देशों का पालन करना होगा। अब तुम्हारे और शाही क्यू कबीले के बीच कोई संबंध नहीं है, क्यू रुफेग ने कहा। तुरंत ही स्वर्ग के ताऊ की लहरें उसके अवचेतन मन में उतर आईं। स्पष्ट रूप से क्यूई शियाओयू ने स्वर्ग के ताऊ से जो शपथ अतीत में ली थी वह पूरी हो गई थी। क्यूई शियाओयू घुटनों के बल गिर पड़ी। शाही महाराज, शियाओयू, आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। निंग एक तरफ खड़ा होकर बस मन ही मन आहें भर रहा था। क्यूई शियाओयू वाकई बहुत वफादार था। हालांकि उसने अपने अनुभवों के बारे में जो कुछ बताया था उसके आधार पर निंग को पहले ही कई संदिग्ध संकेत मिल चुके थे। जिस कबीले से क्यूई शियाओयू बचपन में जुड़ा था उसमें हजारों आदिवासी थे। ऐसी कबीले पर डायर मॉन्स्टर्स का हमला शायद ही कभी होता होगा। जियांटियन स्तर के दिराराक्षस ऐसा नहीं कर पाएंगे, जबकि उच्च स्तर के साधना करने वाले दिराराक्षस अपने आसपास पाप इकट्ठा करने को तैयार नहीं होंगे। और फिर भी जिस बड़े कबीले में क्यूई शियाओयू बचपन में रहती थी उस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को भी मार डाला गया। और फिर संयोग से उसकी मुलाकात शाही क्यूई कबीले के एक विशेषज्ञ से हो गई। ये सब इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? शाही क्यूई कबीला भी अपनी जान बचाने के लिए भागने की फिराक में था। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? शायद क्यूई शियाओयू जिस जनजाति में बचपन में रहता था उसके विनाश का शाही क्यूई कबीले से कुछ लेना देना था। निंग ने मन ही मन सोचा। क्यूई शियाओयू भी निंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। महामहिम सम्राट ने शियाओयू को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में आपके पीछे पीछे चले और आपकी आज्ञाएं माने। निंग ने क्यू शियाओयू की ओर देखा और कहा, ये याद रखना, आज से तुम्हें अपनी आज़ादी वापस मिल गई है। तुम न तो नौकर हो और न ही गुलाम। ऐसा व्यवहार मत करो। निंग ने आगे कहा, मैंने पहले कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। अगर तुम मुझे अपना गुरु बनाओगे तो स्वाभाविक रूप से तुम मेरे संरक्षण में वरिष्ठ शिष्य बन जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। मैं इसे तुम पर थोपना नहीं चाहता। अगर तुम तैयार हो तो तुम मेरे शिष्य के रूप में मुझे प्रणाम कर सकते हो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें अमर साधना संप्रदायों के साथ किसी अन्य स्थान पर भेज दूंगा। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें भर्ती करने के अवसर के लिए आपस में लड़ेंगे। निंग को अपना ही अभिमान था। वह अपने पहले शिष्य को गुरु मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। क्रिसेंट की दुनिया इतनी बड़ी थी कि वह बस जाकर किसी और महान कर्म गुण वाले व्यक्ति को ढूंढ सकता था। सच तो ये है कि क्यूई शियाओयू बेहद बुद्धिमान थी।
वह समझ सकती थी कि युवराज वास्तव में उसके साथ बेरुखी से पेश आ रहा था। दूसरी राजकुमारी थोड़ी बेहतर थी, जबकि सबसे छोटी राजकुमारी उससे घृणा करती थी। पूरे शाही क्यूई वंश में एकमात्र व्यक्ति जिसने उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया था वह उसका स्वामी था, लेकिन उसके स्वामी को पीछा कर रहे फ्लेमिंग गार्ड ने बहुत पहले ही मार डाला था। जहां तक उस डाकनॉर्थ की बात है जो उसके सामने खड़ा था, क्यूई शियाओयू समझ सकता था कि यह वरिष्ठ डाकनॉर्थ उसे कितना महत्व देता था। उसने तुरंत उसके लिए 100 स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें निकाल ली थीं और अब उसने शाही क्यूई वंश की रक्षा करने का वचन दिया था। ये फ्लेमिंग गार्ड से दुश्मनी मोल लेने जैसा था। ये सब उसे अपनी शिष्या बनाने के लिए था, और अगर वह उसे अपना गुरु नहीं मानती तो भी उसे 1 साल तक शाही क्यूई वंश की रक्षा करने का अपना वादा निभाना पड़ता। इससे वह समझ सकती थी कि उसे उसकी अपनी इच्छा और उसके चुनाव की बहुत परवाह थी। गुरुदेव, आपका शिष्य आपको नमस्कार करता है। युवती तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी और प्रणाम किया। निंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह हंसे बिना नहीं रह सका, फिर सिर हिलाया और बोला, वाह, आज से तुम मेरे डाकनॉर्थ दाओवादी जी निंग के वरिष्ठ शिष्य हो। मेरे शिष्यों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, सिवाय एक शर्त के, गद्दारी न करना। आपका शिष्य समझता है, क्यूई शियाओयू ने सम्मानपूर्वक कहा। मेरे साथ आओ। निंग तुरंत जहाज के दूसरे तल पर एक केबिन की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने निर्देश दिया कि रुफेंग, तुम अपने लोगों को आराम करने के लिए अपने केबिनों में ले जा सकते हो। मेरे जहाज पर मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यूई शियाओयू ने आज्ञाकारी होकर निंग का दूसरे स्तर तक पीछा किया। जब निंग अपने पहले शिष्य को स्वीकार कर रहा था, एक ऐसे शहर में जो लाखों किलोमीटर दूर था, एक विशाल महल के भीतर, यह महल इतना विशाल था कि सूरज की रोशनी भी इसकी गहराई में नहीं पहुंच सकती थी। एक अंधेरे एकांत आंगन में काले वस्त्र पहने एक लंबा दुबला पतला लाल चमड़ी वाला आदमी सोच में डूबा हुआ भौहें चढ़ाए खड़ा था। तीसरे भाई, अचानक एक आवाज गूंजी। एक वैसा ही लंबा और दुबला पतला आदमी, नीला कवच पहने और बेमिसाल जंगली बाज जैसी आंखों वाला, अंदर आया। सातवें भाई, काले चोगे वाले आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। तुम आ गए। ज्वालामुखी राजा के रूप में आप एक निश्चिंत और आरामदायक जीवन जी रहे हैं। आपने हम जैसे इतने सारे भाइयों को क्यों बुलाया है? बाज जैसी आंखों वाले नीले कवच वाले व्यक्ति ने पूछा। जाहिर है, मैं कुछ अच्छी बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ, फ्लेमिंग किंग ने कहा। सातवें भाई, आप सबसे पहले पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूंगा। क्या आप जानते हैं कि इतने सालों पहले मैंने क्यूई साम्राज्य का नाश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की थी? नीले कवचधारी बाज जैसी आंखों वाले व्यक्ति ने हैरानी से कहा। क्यूई साम्राज्य का विनाश? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अपना क्षेत्र बहुत छोटा लग रहा था और तुम एक बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहते थे? क्या यही असली वजह नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा कि किंवदंतियों में दावा किया गया है, क्यूई सम्राट के पास कोई खजाना था? हा, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो स्वर्गीय अमर लोगों द्वारा छोड़े गए खजानों को भी खजाना नहीं माना जा सकता। वास्तव में वहाँ एक खजाना है, फ्लेमिंग राजा ने गंभीरता से कहा। ओह, बाज जैसी आंखों वाला आदमी चौंका। मैंने शाही क्यूई कबीले के विशाल खजाने के बारे में जानकर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की, फ्लेमिंग किंग ने कहा। यातना, आत्मा शोधन और मेरे पास उपलब्ध सभी अन्य तरीकों से मुझे शाही क्यूई कबीले के वरिष्ठ सदस्यों से पता चला कि क्यूई साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को वास्तव में एक खजाना मिला था। हालांकि वह बहुत कमजोर था और इसलिए खजाने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हासिल कर पाया, जिसमें कुछ साधना विधियां, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं शामिल थीं। लेकिन इस छोटे से हिस्से पर भरोसा करके क्यूई कबीला तेजी से शक्तिशाली हुआ, एक साम्राज्य स्थापित किया और फिर उस बिंदु तक विस्तार किया जहां कुछ हजार साल बाद उन्होंने 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर वह बाज जैसी आंखों वाला आदमी काफी चौंक गया। पिछले कुछ हजारों सालों में शाही क्यूई वंश ने बार बार उस खजाने की जगह की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन वे कोई प्रगति नहीं कर पाए, फ्लेमिंग किंग ने कहा। इस खजाने की जगह का पता चलने के बाद मैं वहां 2 बार गया। पहली बार मैं अपनी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकाल पाया। दूसरी बार मैंने और भी ज्यादा तैयारी की और अंदर तक घुसने की कोशिश की, लेकिन मैं 20 साल से भी ज्यादा समय तक उस जगह में फंसा रहा। मैं वहां लगभग मर ही गया था और कुछ ही देर पहले बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया हूँ। क्या? बाज जैसी आंखों वाला आदमी पूरी तरह से चौंक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह ज्वालापंख राजा कितना शक्तिशाली था। तारा महाद्वीप की प्रमुख शक्तियों में से पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा बेहद प्रसिद्ध थे। उनमें से प्रत्येक के पास अपार शक्ति और अत्यंत विशाल क्षेत्र थे। ज्वालापंख राजा पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं में से एक था और अत्यंत शक्तिशाली था। अन्यथा वह क्यूई साम्राज्य का विनाश कैसे कर सकता था? ये खजाना जिस जगह पर है वह अतुलनीय रूप से खतरनाक है। फ्लेमिंग किंग ने अपना सिर हिलाया। खजाने के सबसे बाहरी घेरे में मौजूद सभी खजानों को क्यूई साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने साफ कर दिया है, लेकिन वे खजाने वैसे भी हमारे ध्यान देने लायक नहीं हैं। अंदर और भी गहरे में और भी शक्तिशाली खजाने हैं और उन खजानों की लहरें मेरे दिल को भी दहला देती हैं। क्या इससे आपका दिल दहल जाएगा? तीक्ष्ण दृष्टि वाला आदमी भी उत्सुक था। ये खजाना अतुलनीय रूप से रहस्यमय है और मैं हमेशा से जानना चाहता था कि इसमें क्या है, लेकिन मैं अकेले इसका पता नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने अपने सभी भाइयों से कहा है कि वे मेरे साथ मिलकर काम करें।
हम 12 राजाओं की शक्तियों के मिलन से मुझे विश्वास है कि हमें खजाने के क्षेत्र में और गहराई तक जाने का मौका मिलेगा, फ्लेमिंग किंग ने कहा। बाज जैसी आंखों वाले आदमी ने भी हल्के से सिर हिलाया। जब दोनों राक्षस राजा आपस में बातें कर रहे थे, अचानक दूर आंगन के बाहर एक आकृति प्रकट हुई। महाराज, आपके अधीनस्थ के पास फ्लेमिंग गार्ड के बारे में एक रिपोर्ट है। ओह, फ्लेमिंग किंग ने बाहर की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। अंदर आ जाओ। एक लंबा दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी और चेहरा रोएदार था, अंदर आया। बोलने से पहले उसने उस बाज जैसी आंखों वाले आदमी की तरफ देखा। बोलो, मेरे सातवें भाई से तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, फ्लेमिंग राजा ने कहा। समझ गया, लंबी गर्दन वाले बुजुर्ग ने आदरपूर्वक कहा। महाराज, आपने हमें शाही क्यूई वंश के बचे हुए लोगों का पीछा करके उन्हें मार डालने का निर्देश दिया था। उनमें से केवल 3 ही बचे हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली एक वंशियांक सिद्ध है। हालांकि अभी अभी उनका पीछा कर रहे हमारे 10 से ज्यादा फ्लेमिंग गार्ड दस्तों में से एक पूरी तरह से नष्ट हो गया। उनकी सभी जैद जीवन पट्टिकाएं टूट गई हैं। वे हमसे लगभग 6 लाख किलोमीटर दूर मारे गए। ओह, ज्वाला पंख राजा ने भौहें चढ़ाईं। ये बात समझ में नहीं आई। यह क्षेत्र स्वयं ज्वाला पंख राजा के अधीन था। सभी राक्षस उसके आदेशों का पालन करते थे और मानव साधकों को उसने बहुत पहले ही भगा दिया था। तार्किक रूप से कहें तो इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके ज्वाला पंख रक्षक के विरुद्ध कार्य करने का साहस करे। मेरा अनुमान है कि शाही क्यूई वंश के बचे हुए लोग। लंबी गर्दन वाला बुजुर्ग अनुमान लगाने ही वाला था कि फ्लेमिंग किंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। भौहें चढ़ाकर फ्लेमिंग किंग ने गरजते हुए कहा, फ्लेमिंग गार्ड्स की 3 टुकड़ियां वहां भेजकर जांच पड़ताल करो। क्या ऐसा हो सकता है कि शाही क्यूई वंश के बचे हुए लोगों के पास ऐसे राज छिपे हों जिनसे मैं भी अनजान हूँ? हाँ, लंबी गर्दन वाले बुजुर्ग ने सम्मानपूर्वक कहा और तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। जल्द ही 3 ढीले अमर राक्षसों के नेतृत्व में फ्लेमिंग गार्ड की 3 कंपनियां क्यूई साम्राज्य की शाही राजधानी से दूर चली गईं और इस मामले की जांच करने के लिए चली गईं। पुस्तक 13, अध्याय 19, महान पापी। विले ड्रैगन नदी। एक बड़ी नाव उसकी धारा के साथ बह रही थी। बड़ी नाव के एक केबिन में युवराज क्यूई रुफेग अपनी 2 छोटी बहनों के साथ थे। इस बिंदु तक हम केवल इस वरिष्ठ डाकनॉर्ट पर भरोसा कर सकते हैं, क्यूई रुफेग ने मन ही मन कहा। हम्फ, बैंगनी वस्त्र पहने राजकुमारी क्यूई रुहुई की आंखों में असंतोष के भाव थे। हालांकि शियाओयू हमारी सेविकाओं में से एक थी, फिर भी वह महान कर्म पुण्य के प्रकाश से घिरी हुई थी। प्रमुख कुलों के मुक्त अमर और पृथ्वी अमर उसे अपना शिष्य बनाने के लिए आपस में लड़ते थे। हमने इस डाकनॉर्ट को उसे इतनी आसानी से हासिल करने दिया। उसे स्वर्ग के ताऊ की शपथ लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने हमारी दलितता का फायदा उठाया। जब हमारा शाही कुल फल फूल रहा था तो हम उसे इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करने के लिए मिटा देते। छोटी बहन काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने मन ही मन कहा। वो तब था, ये अब है। अब हम बेहद कमजोर हैं और सीनियर डाकनॉर्ट ने तो उसके लिए 100 उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें भी भेंट की थीं। इसका मतलब है कि वह कोई नासमझ इंसान नहीं है। उसे अपना शिष्य बनाने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा है और हमारी रक्षा करने के अपने वादे पर अडिग है। इस समय हम कितने कमजोर हैं, इसे देखते हुए हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हमें कोई ऐसा मिल गया है जो अपने वादे निभाता है। छोटी बहन, ये याद रखना, अब तुम पहले जैसी राजकुमारी नहीं रही। क्यूई रुफेग ने मन ही मन उस पर चिल्लाया। सबसे छोटी राजकुमारी हमले के समय महल में एक बच्ची के रूप में रह रही थी। उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, इससे पहले कि बड़े बुजुर्ग उसे सिखा पाते और बड़ा होने पर प्रशिक्षित कर पाते। पूरा राष्ट्र नष्ट हो चुका था। वे इस पूरे समय भागते रहे और किसी को भी उसे सिखाने और उसके पालन पोषण का ध्यान रखने का मौका नहीं मिला। लगातार भागते भागते पलने के कारण उसके दिल में नफरत और शिकायतें लगातार बढ़ती गईं। दरअसल क्योंकि कुल के बड़े बुजुर्ग शियाओयू का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए उसे खुद शियाओयू से ईर्ष्या और नफरत होने लगी। हालांकि चूंकि क्यू शियाओयू एक महान कर्म पुण्य वाली महिला थी, इसलिए कबीले ने बहुत पहले ही आदेश दे दिया था कि उस पर हमला या उसकी हत्या न की जाए, वरना राजकुमारी ने शायद बहुत पहले ही क्यू शियाओयू की मौत का इंतजाम कर दिया होता। धप धप धप। अचानक बाहर सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। युवराज और दोनों राजकुमारियों ने खिड़की से डेक की ओर देखा। उन्होंने एक सफेद वस्त्रधारी युवती को दूसरी मंजिल से नीचे आते देखा। सफेद वस्त्रधारी युवती अन्य लोगों से बिल्कुल अलग थी और उसके जादुई वस्त्रों से लहरों की एक श्रृंखला आती हुई महसूस की जा सकती थी। क्यूई जियाओयू, युवराज और राजकुमारियां बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्यूई शियाओयू, जो पहले नौकरों के वेश में रहती थी, अब बिल्कुल बदल गई थी। उसके वस्त्र स्पष्ट रूप से असाधारण थे और उसकी बाहों में चांदी का एक कंगन था। उसकी शुद्ध गोरी बाहें कंगन के साथ बिल्कुल मेल खा रही थीं, जिससे उसकी त्वचा और भी गोरी लग रही थी। अब उसके बालों में एक जैड हेयरपिन लगा हुआ था, जिससे रहस्यमयी शक्तिशाली लहरें निकल रही थीं। जैसा कि कहावत है, कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। क्यूई शियाओयू पहले से ही एक महान कर्म पुण्य वाली महिला थी, जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपने प्रति सकारात्मक भावनाएं देती थी और एक अमर साधिका होने के नाते उसकी त्वचा और उसका शरीर शानदार था। सुंदरता, संतुलन, एक अद्भुत आभा। और अब जब उसने कपड़े बदल लिए थे तो वह दोनों राजकुमारियों से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। वो वस्त्र, वो कंगन, ये तो बेहद दुर्लभ उच्च श्रेणी के नश्वर जादुई खजाने होने चाहिए। जहाँ तक जैड हेयरपिन की बात है, मैं भी नहीं बता सकता कि वो क्या है, क्यूई रुफेग ने कहा।
डार्कनॉर्थ सचमुच एक असाधारण व्यक्ति है। हालांकि नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने उतने कीमती नहीं होते, फिर भी उच्च श्रेणी के नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने वे अभी भी बहुत दुर्लभ हैं। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने आश्चर्य से आह भरी। इसके अलावा जिस तरह से सीनियर डार्कनॉर्थ ने पहले 100 उच्च श्रेणी के स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने निकाले थे, उसे देखते हुए वह शायद उसे और भी बेहतर खजाने दे सकते थे अगर वह अभी भी कमजोर न होती और केवल नश्वर श्रेणी के खजाने का ही उपयोग कर सकती। वह ज़ेड हेयरपिन, वह भी एक उच्च श्रेणी का नश्वर श्रेणी का खजाना होना चाहिए। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने असहमति जताई। ये तो बस नश्वर श्रेणी की वस्तुओं का एक समूह है। क्यूई शियाओयू सीढ़ियों से नीचे उतरी, फिर केबिन का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, युवराज ने तुरंत निर्देश दिया। उसके पीछे खड़ा एक पहरेदार तुरंत आगे बढ़ा और केबिन का दरवाजा धक्का देकर खोला। क्यूई शियाओयू अंदर आया और तुरंत बोला, महाराज, गुरु चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। भविष्य में मुझे महामहिम कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप वरिष्ठ डार्कनॉर्थ के उच्च शिष्य हैं। आप मुझे बस मेरे नाम से बुला सकते हैं, युवराज की रुफेग ने कहा। लेकिन युवा राजकुमारी क्यूई रुहुई ने कहा, जियाओयू, ये हेयरपिन किस तरह का जादुई खजाना है? न तो मेरा बड़ा भाई और न ही मेरी दूसरी बहन इसे पहचान सकते हैं। गुरु ने कहा था कि यह एक सुरक्षात्मक खजाना है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। एक बार इसके अंदर मौजूद मौलिक की मुक्त हो जाए तो ये 10 सांसों तक एक सर्वोच्च ढीले अमर के हमलों का भी सामना कर सकता है। क्यूई शियाओयू ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। क्या? केबिन में सब हैरान थे। एक महाशक्तिशाली लूज इमॉर्टल के हमलों को 10 सांसों तक रोक पाना, यह वाकई एक बेहद कीमती सुरक्षा वस्तु थी। सच तो ये है कि यह अमर जुहुआ द्वारा छोड़ी गई कई जादुई वस्तुओं में से एक थी। निंग को लगा कि अपनी पहली शिष्या को नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने देना उसके लिए वाकई शर्मनाक था। आखिरकार वह भी अब माउंट इनहॉट की सदस्य थी, इसलिए उसने उसे ये सुरक्षात्मक वस्तु दी, एक सर्वोच्च बेलगाम अमर को रोकने के लिए। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने दांत पीस लिए। वह ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं पाई। ये घटिया गुलाम, जरूर इसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वे इतने लंबे समय से भाग रहे थे, इसलिए उन्होंने अक्सर इस तरह के सुरक्षात्मक आक्रमण रोधी जादुई खजाने का इस्तेमाल किया था। दसियों सालों में उन्होंने उन सभी का इस्तेमाल कर लिया था। क्यूई रुफेग जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकला और जी निंग से मिलने के लिए दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ गया। आपको नमस्कार, वरिष्ठ डार्कनॉर्थ, क्यूई रुफेग ने सम्मानपूर्वक कहा। कि रुफेग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। निंग वहीं बैठ गया और एक कुर्सी की ओर इशारा किया। तुम भी बैठ सकते हो। ठीक है। क्यूई रुफेग तुरंत निर्देशानुसार आज्ञाकारी होकर बैठ गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। इस समय शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। वह निंग जैसे किसी व्यक्ति से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ था। निंग ने उसे एक वादा दिया था और उसे लग रहा था कि यह वरिष्ठ डार्कनॉर्थ एक सभ्य व्यक्ति है। अगर उसका सामना किसी क्रूर बर्बर व्यक्ति से होता तो निस्संदेह उस तरह के व्यक्ति के पास क्यूई शियाओयू को सौंपने के लिए उसे मजबूर करने के कई तरीके होते। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ, तुम इतने सालों से फ्लेमिंग किंग से बिना किसी सफलता के क्यों भाग रहे हो? निंग ने हैरानी से पूछा। ये तारा महाद्वीप कितना बड़ा है इसे देखते हुए, अगर तुम कुछ लाख किलोमीटर दूर भाग जाओ तो फ्लेमिंग किंग के लिए तुम्हें ढूंढने से ज्यादा समुद्र में सुई ढूंढना आसान होगा। और फिर भी तुम दशकों से इतने थके हारे भाग रहे हो और तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। क्यूई रुफेग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये फ्लेमिंग किंग मूल रूप से एक जहरीला कीड़ा था जिसे फ्लेमिंग बग कहा जाता था और जो दाव की खेती करता था। जब उसने अपनी डायरे मॉन्स्टर सेना के साथ मेरे क्यूई साम्राज्य पर अचानक हमला किया तो फ्लेमिंग किंग ने खुद पूरे शाही किले को फ्लेमिंग विष से ढक दिया। यह विष हर महल में भर गया और जिस किसी के भी शरीर को इसने छुआ उसमें तुरंत समा गया। इसे जिन शरीरों को इसने छुआ है उनसे अलग करने का कोई तरीका नहीं है और वास्तव में इसने हमारी आत्माओं को भी दूषित कर दिया है। यहाँ तक कि पृथ्वी के अमर या विमुक्त अमर भी इस विष से छुटकारा नहीं पा सकते। ओह, निंग हैरान था। फ्लेमिंग बग, उसने ग्रैंड जिया की दुनिया में इस तरह के जहरीले कीड़े के बारे में कभी नहीं सुना था। ये ज्वाला पंख विष वास्तव में शरीर या आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यूई रुफेग ने अपना सिर हिलाया, फिर कड़वाहट से कहा, लेकिन हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, ज्वाला पंख कीट ज्वाला पंख विष का स्थान भांप सकते हैं। भले ही हम बादल महाद्वीप या ज्वाला महाद्वीप में भाग जाएं, ज्वाला पंख कीट हमें भांप सकते हैं। ज्वाला पंख राजा के अधीन मुक्त अमर और पृथ्वी अमर टेलीपोर्टेशन में शामिल होकर बादल महाद्वीप और ज्वाला महाद्वीप में जा सकते हैं और इसलिए हम चाहे कहीं भी भाग जाएं, हम पीछा करने से बच नहीं सकते। निंग को अब समझ आ गया कितना खतरनाक जहर था। उसे अब भी याद था कि कैसे अपनी जवानी में जब वह ईस्ट माउंट मार्श में घूम रहा था, आयनवुड जान ने उस पर हमला किया था और उसका पीछा किया था। निंग को उस आइस फ्लावर लिक्विड ने छुआ था, इसलिए आयनवुड जान उसका पीछा जारी रख पाया था। हालांकि निंग बहुत दूर भाग गया था। हालांकि तुलनात्मक रूप से यह ज्वाला पंख विष और भी ज्यादा भयानक था और ज्वाला पंख राजा ने ही इसका इस्तेमाल किया था। यह आत्मा तक को दाग सकता था। इस अर्धचंद्राकार दुनिया में चाहे कबीला कहीं भी भाग जाए, राजा के अधीन अनगिनत ज्वाला पंख कीट अभी भी उनकी दिशा भांप सकते थे। हमारे शाही कुल के अधिकांश लोग मौके पर ही मारे गए और बाकी सभी हर दिशा में भाग गए, क्यूई रुफेग ने कहा। उस समय भागने वाले बचे लोगों में लूज इमॉर्टल्स भी शामिल थे। हालांकि हम जहां भी भागे वे हमारा पीछा करते रहे, इसलिए हमने अपने क्यूई साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र में ही भागना जारी रखा।
आखिरकार यही वह जगह थी जिस पर मूल रूप से हमारा नियंत्रण था और इसलिए हम इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा शाही कुल ने कई गुप्त ठिकाने बना रखे थे। इतने लंबे समय तक भागने के बाद हम 3 ही जीवित बचे हैं। क्यूई रुफेग के शब्द दुख और शक्तिहीनता से भरे थे। निंग को अब सब समझ आ गया। मुख्य समस्या ये थी कि ज्वाला पंखों के विष को मिटाना मुश्किल था, इसलिए इस राजकुमार और राजकुमारियों का लगातार पीछा किया जा रहा था। ऐसा विष जो आत्मा तक को दागदार कर देता था। निंग भी उसे छुड़ाने में सक्षम नहीं थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, निंग ने कहा, ये फ्लेमिंग किंग कितना बड़ा पापी है? क्या वह खूनी पाप की रोशनी से घिरा हुआ है? ज्वालामुखी राजा पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं में से एक है। वह अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध है। स्वाभाविक रूप से उसने जितने पाप किए हैं उनकी मात्रा आसमान छूती है। जहाँ तक पाप की रक्तिम आभा का प्रश्न है, मैंने सुना है वे सभी 12 राजा रक्तिम पाप प्रकाश की अपार मात्रा में लिपटे हुए हैं। जो कोई भी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखेगा उसे उनके चारों ओर रक्तिम पाप प्रकाश की एक विशाल ज्वार भाटा घूमती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक कि पृथ्वी के अमर और विमुक्त अमर भी उन्हें देखकर भयभीत हो जाएंगे। क्यूई रुफेग ने कहा। निंग के दिल में खुशी का एहसास हुआ। खूनी पाप की एक विशाल लहर, एक बहुत बड़ा पापी, 8-9 रहस्यमयी कला प्राप्त करने की परीक्षा 10 महापापियों का वध करके एक शिष्य स्वीकार करना था। अब उसने एक शिष्य स्वीकार कर लिया था और उसका अगला लक्ष्य 10 महापापियों का वध करना था। शायद वह इन 12 राक्षस राजाओं से निपटकर इस कसौटी पर खरा उतर सके। तुमने ये बात खुद सुनी है ना? तुम ये बातें यूं ही तो नहीं बना रहे हो? निंग ने पूछा। हो सकता है कि कहानियां अतिशयोक्तिपूर्ण हों, लेकिन इन्हें ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं की बर्बरता पूरे तारा महाद्वीप में प्रसिद्ध है। वास्तव में मेघ महाद्वीप और ज्वाला महाद्वीप के लोग भी उनकी प्रतिष्ठा से परिचित हैं। यहाँ तक कि दिव्य अमर कुलपिताओं वाली सर्वोच्च शक्तियाँ भी इन 12 राक्षस राजाओं के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ने को तैयार नहीं है, क्यूई रुफेग ने कहा। हालांकि मेरा शाही क्यूई कबीला मूल रूप से मेघ महाद्वीप भाग गया था। हम उस जगह और वहाँ के लोगों से अपरिचित थे। पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था और इसलिए अंततः हमें वापस घर तक खदेड़ दिया गया। कम से कम यहाँ अपने क्यूई साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र में हम कुछ समय तक संघर्ष और लड़ाई कर सकते हैं। निंग चौंक गया। दिव्य अमर कुलपिताओं वाली शक्तियाँ भी उनसे लड़ने को तैयार नहीं थीं। निंग ने पूछा, ये 12 राक्षस राजा कितने शक्तिशाली हैं? फ्लेमिंग राजा कितना शक्तिशाली है? वे सभी 12 अतुलनीय रूप से क्रूर और क्रूर हैं। वे भाईचारे की शपथ लेने को इसलिए तैयार थे क्योंकि उन सभी का स्वभाव एक जैसा था। उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ज्यादा शक्तिशाली हैं और कुछ कमजोर। फ्लेमिंग किंग की शक्ति 12 में औसत है। उसके अधीन लगभग 100 पृथ्वी अमर या विमुक्त अमर हैं। उसकी शक्ति को देखते हुए साधारण पृथ्वी अमर या विमुक्त अमर को मारना मुर्गे को मारने जितना आसान है, क्यूई रुफेग ने कहा। 12 में सबसे शक्तिशाली उनका नंबर 1 व्यक्तित्व गोल्डफर बेयर किंग है। मैंने सुना है कि गोल्डफर बेयर किंग पहले एक दिव्य अमर कुलपिता से लड़ चुका है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। अंत में दिव्य अमर ही पीछे हट गया। आप ही बताइए, वह शक्तिशाली है या नहीं? जब ये 12 राक्षस राजा एकजुट होकर आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं तो वे पूरे पूर्वी प्रवाह क्षेत्र के पूर्ण अधिपतियों में से एक होते हैं। हालांकि हमारा क्यूई साम्राज्य पहले 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था, फिर भी हमने कभी उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। किसने सोचा था कि फ्लेमिंग किंग हमारे साम्राज्य का सफाया कर देगा? निंग मन ही मन चौंका। एक दिव्य अमर भी कुछ न कर सका और स्वेच्छा से पीछे हट गया। उसने सोचा था कि वह इन 12 राक्षस राजाओं से 10 महापापियों का अपना कोटा प्राप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। आसान उबाऊ है, मुश्किल दिलचस्प है। मैंने माउंट इनहॉट में 30 साल से ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लिया है। मैंने अभी तक किसी से भी असल में लड़ाई नहीं की है। पूर्वी धाराओं के 12 राक्षस राजा, एक आदर्श शत्रु। निंग महसूस कर सकता था कि उसकी रगों में खून का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था और युद्ध करने की उसकी इच्छा बढ़ रही थी। पुस्तक 13, अध्याय 20, विलिड्रगिन नदी पर वध। निंग जहाज के अगले हिस्से पर अकेला खड़ा उफनती लहरों को घूर रहा था। उसका मूड बहुत अच्छा था। उसे अपना शिष्य मिल चुका था और पूर्वी धाराओं के 12 राक्षस राजा शायद 10 महापापियों को मारने का उसका कोटा पूरा कर देते। बस एक ही समस्या थी, इन राक्षस राजाओं से निपटना काफी मुश्किल था। अरे, निंग ने अचानक दूर क्षितिज की ओर देखा। दूर किनारे पर आकृतियों का एक अस्पष्ट समूह उनकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वे अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे और निंग उनके दाव कवच पर एक फ्लेमिंग का प्रतीक स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। ज्वलंत रक्षक। निंग आश्चर्य से हंसा। वास्तव में उनकी संख्या कुछ 100 है। युवराज की रुफेग और उनके साथ केबिन में मौजूद अन्य लोग खिड़की से बाहर विलिड्रगिन नदी की ओर देख रहे थे। वे छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। क्या ये? युवराज का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। सैकड़ों ज्वाला पंख रक्षक बैंगनी वस्त्र पहने क्यूरुहुई का चेहरा तुरंत राख सा हो गया। 12 ज्वाला पंख रक्षकों ने उन्हें पहले ही भयभीत कर दिया था, लेकिन अब सैकड़ों और आ गए थे। ऐसी स्थिति में तो निर्जीव अमर भी नष्ट हो जाएंगे। विनाशकारी। युवराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन घबराते हुए कहा, यह जरूर इस वजह से हुआ होगा कि उन 12 फ्लेमिंग गार्ड्स में से एक भी बचकर भागे बिना ही मर गया। इसीलिए उन्होंने इस बार इतने सारे भेजे थे। अतीत में शाही क्यूई कबीले के पलायन के दौरान फ्लेमिंग गार्ड का हमेशा पलड़ा भारी रहा था।
शाही क्यूई कबीला ही लगातार भागता रहा था। फ्लेमविंग गार्ड के सामने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी जहां मुठभेड़ में उसके सभी सैनिक मारे गए हों। इसके अलावा युवराज क्यूई रुफेग हाल ही में उनके दस्ते के नेता बने थे। पहले उनके साथ आदिम ताओवादी थे और कबीले के बुजुर्ग ही फैसले लेते थे, लेकिन अब आदिम ताओवादी सभी मर चुके थे और फैसला लेने वाला क्यूई रुफेग था। क्यूई रुफेग अनुभवहीन था। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां पीछा कर रहे सभी फ्लेमविंग गार्ड बलों का सफाया हो गया हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक पूरी टुकड़ी के खात्मे का इतना भयानक नतीजा निकलेगा। कुल 3 कंपनियां, प्रत्येक का नेतृत्व एक लूज इमॉर्टल या अर्थ इमॉर्टल, 11 प्राइमल डायर मॉन्स्टर्स और 100 से ज्यादा वांशियांग डायर मॉन्स्टर्स करेंगे। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, इतने सारे फ्लेमविंग गार्ड्स एक ही जगह पर होने से यहाँ तक कि सर्वोच्च लूज इमॉर्टल्स भी शायद नष्ट हो जाएंगे। हम भाग क्यों नहीं गए? बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने व्याकुल होकर कहा, वह डार्कनॉर्थ तो बस एक आदिम दाववादी है। अगर उसे दाव की उच्च स्तरीय समझ भी हो और वह उनसे भी ऊंचे स्तर पर लड़ सके तो भी उसकी तुलना सर्वोच्च लूज इमॉर्टल्स से की जा सकती है। इतने सारे फ्लेमविंग गार्ड्स के सामने, जिनमें पृथ्वी अमर या लूज इमॉर्टल राक्षसों की संख्या 3 है, वह टिक नहीं सकता। जैसे ही निंग मुस्कुरा रहा था और शाही क्यूई कबीला पूरी तरह से भयभीत था, दूर खड़े सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड एक भव्य दाव सैनिक दल में शामिल हो गए। तीनों कंपनियों का नेतृत्व लूज इमॉर्टल्स कर रहे थे, जिन्होंने अपने प्राइमल डायरे मॉन्स्टर्स और वांशियांग डायरे मॉन्स्टर्स को दूर किनारे पर ले जाकर 3000 मीटर ऊंचे फ्लेमविंग बग्स की तिकड़ी बनाई। चमकते पंख और शतपथ का शरीर, विशाल 3 सिर वाले ज्वाला पंख वाले कीड़े अलौकिक क्रूर शक्ति से भरे हुए थे। उनकी आभा ही आसपास की लहरों को तुरंत नीचे की ओर कुचलकर चपटा कर देती थी। बूम बूम बूम, तीनों विशालकाय फ्लेमविंग कीड़े नदी में उड़ गए। लहरों पर दौड़ते हुए वे निंग के जहाज की ओर बढ़े। निंग जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर चिल्लाया, जल्दी करो और निकल जाओ, अपनी जान बचा सकते हो तो तुम ही शाही क्यूई वंश की रक्षा कर रहे हो। 3 विशालकाय ज्वाला पंख वाले कीड़ों में से एक गुर्राहट भरी आवाज में बोला, मानव, ये हमारे ज्वाला पंख वाले राजा का क्षेत्र है। यहाँ इतनी बर्बरता करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस पर शब्द बर्बाद मत करो, उसे मार डालो, इंसान को मार डालो। राक्षस और मनुष्य तीनों लोगों के लगभग हर हिस्से में दुश्मन थे। आखिरकार ये दोनों जातियां मौजूदा तीनों लोगों की 2 सबसे शक्तिशाली जातियां थीं। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। 3 ढीले अमर राक्षस, वे शायद उस ढीले अमर फ्लोटेक्लाउड के बराबर ही थे जिसने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। इतने साल पहले भी वह अमर फ्लोटेक्लाउड से निपटने में कामयाब रहा था। अब जबकि उसका प्राइमल ट्विन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और अब चूंकि तलवार के दाव के बारे में उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, इन ढीले अमर राक्षसों को मारना वाकई मुर्गे को मारने जितना आसान होगा। 3 विशाल लहरों के साथ 3 विशालकाय फ्लेमविंग बग आगे बढ़े और निंग पर सामूहिक रूप से हमला करने तथा उसे एक ही बार में नष्ट करने की कोशिश करने लगे। निंग बिल्कुल शांत रहा। सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड्स से निपटने के लिए सिर्फ अपने दाव डोमेन पर निर्भर रहना काफी नहीं था, उसे असल में लड़ना भी था। लेकिन जाहिर है उसके लिए ये बहुत आसान था। जल्दी चल दर, अगर हम टालमटोल करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। शाही क्यूई कबीले ने जरा भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। अगर वे ऐसा करते तो शायद यहीं मर जाते। उनके हिसाब से निंग की समझ चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह अभी भी एक आदिम ताओवादी ही था। 3 ढीले अमर राक्षसों और सैकड़ों ज्वाला पंख रक्षकों के सामने अगर वह उन्हें रोक भी पाता तो यह अविश्वसनीय होता। चल दर, युवराज की रुफेग ने हाथ हिलाया और एक लंबी शटल फिर से बड़े जहाज के किनारे प्रकट हुई। स्वूश स्वूश स्वूश, युवराज, राजकुमारियां और 5 सेवक शटल में सवार हो गए। जाओ, बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत हरे बांस की पट्टियों की एक श्रृंखला उड़कर आसमान से नीचे उतरी और उछलती लहरों में जा गिरी। स्वूश, शटल बिजली की गति से लहरों के बीच से गुजर रही थी। जहां तक हरे बांस की पट्टियों की बात है तो वे सैकड़ों की संख्या में थीं और वे सभी नीचे की ओर झुकी हुई थीं। उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर रही थीं जहां निंग और 3 विशाल ज्वाला पंख वाले कीड़े मौजूद थे। बांस की पट्टियों में बांस के पत्ते भी लगे हुए थे। बांस के पत्ते इधर उधर तैर रहे थे जिससे पूरा क्षेत्र शून्य में बदल गया। यहाँ तक कि आसपास की लहरें भी पूरी तरह से गायब हो गई थीं। छोटी बहन, तुम। भागते हुए शटल में बैठे क्राउन प्रिंस क्यूई रुफेग पूरी तरह से चौंक गए। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी ने अपना सिर घुमाकर अब विशाल बांस की पट्टियों को घूरा। उसने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, वह ताओवादी डार्कनॉर्थ तो बस एक आदिम ताओवादी है। अगर उसके पास एक सर्वोच्च मुक्त अमर की भी शक्ति होती तो ये प्रभावशाली होता, और अगर होती भी तो भी वह उन ज्वाला पंख रक्षकों का मुकाबला नहीं कर पाता। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए हमें उसका यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करना होगा और उसे अपने शाही कुल की सेवा में अपनी शक्ति अर्पित करने के लिए विवश करना होगा। ये कहा जा सकता है कि शियाओयू को अपना शिष्य बनाने की उसे यही कीमत चुकानी होगी। तुम बेवकूफ हो। क्यूई रुफेग गुस्से से अवाक रह गया। ये ताओवादी डार्कनॉर्थ कितना शक्तिशाली है। अगर इसके पीछे कोई स्कूल या गुरु है तो हम उनसे कैसे निपटेंगे? तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया? कौन जानेगा इस बारे में? बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी तिरस्कार से बोली। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने व्याकुलता से असहमति जताई। छोटी बहन, इस ताओवादी डार्कनॉर्थ की ताकत को देखते हुए शायद उसके पीछे कोई दिव्य अमर कुलपिता है। दिव्य अमर लोग अतीत की जांच पड़ताल करने में सक्षम होते हैं।
जब उन्हें पता चलेगा। चिंता मत करो, अगर उन्हें पता चल भी गया तो क्या होगा, भले ही इस दाववादी डाकनॉर्थ के पीछे एक दिव्य अमर कुलपिता का हाथ हो, दिव्य अमर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। दिव्य अमर को बस इतना पता चलेगा कि दाववादी डाकनॉर्थ को फ्लेमविंग गार्ड ने मार डाला था। शायद इसी वजह से उसका स्कूल फ्लेमविंग किंग के खिलाफ कार्रवाई करे। बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी की आंखों में बर्बरता का भाव था। हम शायद फ्लेमविंग किंग मारा जाएगा, सब कुछ इसके लायक होगा। निंग ने हाथ हिलाकर अपना जहाज समेट लिया। जहाज पर सवार क्यूई शियाओयू को भी अमर संपत्ति में शामिल कर लिया गया, जिसे वह हर समय अपने साथ रखता था। निंग ने भागते हुए शाही क्यूई कबीले की ओर देखा। उसने देखा कि सबसे छोटी राजकुमारी द्वारा फेंके गए खजाने, वे बांस की पट्टियां, समुद्र में डूब गईं और एक समूह बना लिया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि साजिश क्या थी, उसे फ्लेमिंग गार्ड के साथ यहाँ फंसाने के लिए। वरना अगर 3 विशाल फ्लेमिंग बगों में से एक भी उन पर हमला करने की कोशिश करता तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। अब जब वे सभी उस दल में फंस गए थे तो निस्संदेह तीनों मिलकर जी निंग पर हमला करेंगे। उसके बाद ही वे दल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह निंग को पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर करने की एक योजना थी। और अगर निंग की शक्ति का स्तर सचमुच शाही क्यूई कबीले के विश्वास के अनुरूप था तो सबसे अधिक संभावना है कि अंतिम परिणाम राजकुमारी की भविष्यवाणी के अनुसार ही होगा। वह उन्हें कुछ समय दे पाएगा, फिर मर जाएगा। दुर्भाग्य से उनका अनुमान गलत था। निंग का विद्यालय सचमुच बहुत शक्तिशाली था, उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा। निंग के गुरु कुलपिता सुभूति थे, जो इस पूरी दुनिया के रचयिता थे, और निंग की अपनी शक्ति का स्तर भी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। उसे मार डालो, फिर संरचना को तोड़ दो, उसे मार डालो। तीनों विशालकाय ज्वाला पंख वाले कीड़े जरा भी नहीं घबराए। उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था कि वे पहले इस इंसान को मारेंगे, फिर इस संरचना को तोड़ेंगे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, जो कोई मायने नहीं रखता था। उन शाही क्यूई कुल के सभी लोग ज्वाला पंख वाले जहर से सने हुए थे और वे बाद में उन्हें ढूंढकर पकड़ लेंगे। मर जाओ। निंग के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। वह उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया था। वह क्रोधित कैसे न होता। क्रोधित निंग अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह शाही क्यूई कबीले को उनके किए की सजा देने जा रहा था। बैंग बैंग बैंग। निंग पानी के ऊपर खड़ा था, उसके हाथों में डाकनॉर्थ की तलवारें थीं। उसने अपनी तलवार की रोशनी से लगातार 3 बार वार किए। चकाचौंध कर देने वाली तलवार की रोशनी की 3 धारियां 3 विशाल काले ड्रैगन में बदल गईं। काले ड्रैगन की शक्ति पूरी तरह से अलौकिक थी और वे 3 विशाल ज्वाला पंखों पर अत्यंत विनाशकारी शक्ति से टूट पड़े। क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं, 3 फ्लेमविंग बग्स के भीतर मौजूद लूज इमोर्टल मॉन्स्टर्स, प्राइमल डायरे मॉन्स्टर्स और वांशियांग डायरे मॉन्स्टर्स सभी स्तब्ध थे। वे सचमुच बुरी तरह डर गए थे। तीनों काले ड्रैगन अलग अलग लक्ष्य की ओर उड़े। उनका आकार काले ड्रैगन जैसा था, लेकिन असल में वे तलवार की रोशनी की अतुलनीय रूप से भयानक धारियां थीं। उन्होंने विशालकाय ज्वाला कीटों को उतनी ही आसानी से काट डाला जितनी आसानी से सड़ती हुई लकड़ी को काटते हैं। धमाका धमाका धमाका। सैकड़ों राक्षस, जिनमें ढीले अमर राक्षस भी शामिल थे, सभी नष्ट हो गए। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। क्रोधित निंग के तलवार के वार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि वांशियांग डायरे मॉन्स्टर्स द्वारा पहने गए दाव कवच भी धूल में मिल गए और उनके कई जादुई खजाने भी चकनाचूर हो गए। ब्रेक। निंग ने तलवार की रोशनी की एक और लकीर छोड़ी। आसपास की संरचना एक बार इस्तेमाल होने वाली संरचना थी। इसमें मौलिक की थी और इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों को फंसाना था। हालांकि निंग को संरचना को तोड़ने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने तलवार की तेज रोशनी की एक तेज धार के साथ सीधे उसमें सेंध लगा दी, जिससे बांस के ताबीज तुरंत चकनाचूर हो गए। झटपट निंग पीछा करते हुए आगे बढ़ा। बिजली की गति से भागते हुए शटल के अंदर बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी की आंखों में पागलपन का भाव था। हम शायद फ्लेमविंग किंग मारा जाएगा, सब कुछ इसके लायक होगा। हा, मैं बहुत चालाक हूँ। पहले मैं बस डाकनॉर्थ की मौत को उपयोगी बनाना चाहती थी ताकि हमें कुछ समय मिल सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्यूई रुहुई ने एक अद्भुत चाल खेली है। हाँ, बहुत ही शानदार कार्ड है। एक ठंडी आवाज गूंजी। युवराज और राजकुमारियां अचानक कांप उठे। उन्होंने सिर घुमाकर देखा। शटल के दूसरे छोर पर एक फर पहने युवक खड़ा था। निंग ने 3 शाही क्यूई वंश के लोगों को देखा। ये कैसे हो सकता है? वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे कुछ ही पल पहले भागे थे और एक दूसरे से बस कुछ ही शब्द बोले थे। लगभग कोई समय ही नहीं बीता था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंग एक ही वार में सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड्स को मार गिराएगा, फिर उनकी टुकड़ी को तोड़कर उनका पीछा करेगा। स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत कम समय लगा था। वरिष्ठ डाकनॉर्थ क्यूई रुफेक तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। धमाका। निंग की नजर बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी की ओर गई। तुरंत तलवार की रोशनी की एक किरण निकली और बैंगनी वस्त्रधारी राजकुमारी पल भर में धूल में मिल गई, जो चारों ओर फैल गई। निंग के स्तर पर जरा सी भी शक्ति किसी की आत्मा को चकनाचूर करने के लिए काफी थी।